Hello, welcome all, welcome all. We are live now. Very happy good evening to all of you, beta. Very happy good evening. आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ. Come on, beta, everyone. Session will start in next 30 seconds. चलो भाई, तो कैसे हो बेटा आप सभी लोग? हाउ आर यू? वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा मिंकू. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा जयंत. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग जयंत रेड्डी. अचल, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा समीर. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग. रिवीजन कर लिया बेटा? लेक्चर 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया सबने? एवरीवन बोलो भाई. मिंकू, जैन, शिवांशु, आर्यन, जयंत, अनिकेत, समीर, चेतन, श्रेयस, अचल, संकेत, अरीशा, प्राची, निशांत एंड ऑल बेटा. एवरीवन प्लीज टेल मी, रिवीजन कंप्लीटेड? अगर स्टार्ट से रिवीजन करते चलोगे बेटा तो जैसे अभी जस्ट फंडामेंटल आप देख रहे हो, ऐसे ही पूरा का पूरा सब्जेक्टिव फंडामेंटल होता है बेटा. सब कुछ बहुत आसान लगेगा अगर आप हर दिन लाइव लेक्चर को ज्वाइन करने के पहले अपने नोट्स को रिवाइज करके आओगे. इतना काम कर दो बेटा, देखो कुछ नहीं भूलोगे आप. ठीक है, चलो बेटा. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा श्रेयस. वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. सो एवरीवन रेडी विथ फुल एनर्जी? सभी लोग तैयार हो? क्या हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार पूरी एनर्जी के साथ लिख दो यस सर. यस सर. थोड़ा सभी लोग लिखो यार. चेतन ने लिखा, समीर ने लिख दिया, अरीशा ने भी लिख दिया. बाकी सब कहां चाय पानी पीने लगे क्या भाई? ये हुई बात. क्या बात. शिवांशु कह रहे सर वॉइस नहीं आ रही. बेटा वॉइस सबको आ रही है ना? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बेटा शिवांशु एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिए. ओके प्लीज रीस्टार्ट बेटा. देखो सभी को वॉइस आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है. ओके जय श्री राम बेटा. अमित, वही हम कह रहे थे कहां चला गया अमित यार, कुछ मिसिंग लग रहा था. अब अच्छा लग रहा है. ओके बेटा ओके. सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये एक और बेहतरीन ब्यूटीफुल सेशन. ठीक है, एंड नाउ वी आर इन लेक्चर नंबर 2. वी आर इन ब्यूटीफुल लेक्चर नंबर 2. और इस लेक्चर के अंदर में हम लोग कुछ फंडामेंटल्स देखने वाले हैं डिफ्यूजन से रिलेटेड. ओके कुछ फंडामेंटल्स देखने वाले हैं डिफ्यूजन से रिलेटेड, और इसके बारे में कुछ और फीलिंग लेने वाले हैं. ठीक है, यहां देख लो एक इंसान है जो सांस ले रहा है, यानी कि कुछ तो फील हम भी करने वाले हैं. ठीक है, अभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है तो अभी कमेंट हम मोबाइल में सेट किए हैं, इसलिए हमको यूं देखना पड़ेगा, यूं. ठीक है, थोड़ा चार्ज हो जाए मोबाइल, 10 मिनट तक इधर कमेंट देखते हैं, फिर सामने रख लिया जाएगा. ओके सो नाउ बेटा, a very happy good evening once again to all of you beta. We are now in lecture number 2. As you all know, this is Gaurav Srivastava sir, educator head Gate Chemic Learning App, Gate Chemic Institute with 11 plus, it's 12 plus years of teaching experience. अभी तुरंत ही हुआ है ना 12 plus. तो और आपको बता दे बेटा, ये जो एक्सपीरियंस है ये गेट CH स्टूडेंट्स का है, ये कोई हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाने का इसमें एक्सपीरियंस जोड़ा नहीं गया है. ठीक है, सो फटाफट बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड एज यू हैड सीन, आप लोगों ने देखा था पिछले सेशन में इन लेक्चर नंबर 1, आप सभी ने देखा कि इवापोरेशन जो हो रहा था, इवापोरेशन, वहां बैरियर का जो इफेक्ट था बहुत ही खतरनाक था. और जरा सभी लोग एक बार लिखोगे, अगर किसी तरह बैरियर हम जीरो कर देते, जो हमारे पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, कि हम नदी के ऊपर बैरियर जीरो कर दे, लेकिन अगर जीरो कर देते तो बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स आपका तेज होने लगता रेट ऑफ इवापोरेशन. जरा सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो. सभी का कमेंट हम देख रहे हैं. चलो मोबाइल जब ऑफ होने वाला रहेगा तब उधर किया जाएगा. चलो अभी यहीं रखते हैं,
बोलो भाई, सभी लोग फटाक से कमेंट करो। एवरीवन बेटा, सभी को याद है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस बेटा, इट्स 600 टाइम्स, 600 गुना, 600 गुना आपका जो रेट था वो 600 टाइम्स। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा बेटा। हम उसी इवापोरेशन फिनोमिना के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें करने वाले हैं। ठीक है, हम इसी इवापोरेशन फिनोमिना के बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यार इवापोरेशन होता कैसे है, भाई इवापोरेशन तो एक मास ट्रांसफर फिनोमेना आ रहा है, हीट ट्रांसफर भी होता है तो हीट में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसके बेसिक्स जो हैं ये तो मास में आएंगे यार। हीट ट्रांसफर में तो खाली इवापोरेटर हो गया, इवापोरेशन हो गया, ठीक है, साथ उसका आपका बैलेंस वगैरह हो गया, एनर्जी बैलेंस, कहानी खत्म, दैट्स इट। लेकिन इसका बेसिक मास ट्रांसफर में आता है, इवापोरेशन होता कैसे है। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इवापोरेशन होता कैसे है। ठीक है, उसके पहले बेटा आपको पता है कि जो ये सरफेस पर आप यहाँ मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, यहाँ सिंपली हमने एक रिवर का फोटो लगा दिया है। यहाँ सिंपली हमने क्या किया बेटा, एक रिवर ले लिया और रिवर का फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो। अब बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे होंगे। आपने पढ़ रखा है ना बेटा कोहेसन और एडहेसन। बोलो ये सभी को पता है क्या होता है कोहेसन और एडहेसन? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। जो कोहेसन होता है, जिसके द्वारा आप कोहेसिव फोर्स कहते हो, सो कोहेसन जिससे कोहेसिव फोर्स आता है, और एक होता है एडहेशन, एक होता है बेटा एडहेशन। ठीक है, सो कोहेसन एडहेशन, कोहेसन और एडहेशन। कोहेसन के लिए आपको सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, एडहेशन आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। बोलो ये सभी को पता है, डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल्स और इसमें सेम मॉलिक्यूल्स। बोलो बेटा ये सभी को पता है, सेम टाइप मॉलिक्यूल्स। एवरीवन नो अबाउट इट, व्हाट इज कोहेशन, व्हाट इज एडहेशन? आई होप आप सभी को पता होगा। अगर किसी को डाउट हो बेटा आर लिख देना कमेंट सेक्शन में तुरंत ही, अदरवाइज कमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब बोलेंगे तभी कमेंट करना। ठीक है, सो बेटा होता क्या है, अगर यहाँ सरफेस को आप देखो तो सरफेस पे बहुत ढेर सारे यार, मतलब लाखों होंगे यार मॉलिक्यूल्स। वो हमारे आपके मान का नहीं है यहाँ पे ड्रॉ कर पाना। फिलहाल एक हम हाइपोथेटिकली आपको दिखाने, सपोज करो यहाँ 5 ही मॉलिक्यूल हैं सरफेस पे, ओनली 5 मॉलिक्यूल्स आर देयर। अब क्या होगा, आपको पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ 5 हैं, इसके नीचे भी एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इधर भी मॉलिक्यूल होगा, इधर भी मॉलिक्यूल होगा, तो बहुत सारे ऐसे करके आपके नीचे में भी मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। होता क्या है, होता क्या है, चारों तरफ से जो टॉप में, भाई जो अंदर साइड में मॉलिक्यूल है गहराई में, जो गहराई में मॉलिक्यूल है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको चारों तरफ से अगर ये मॉलिक्यूल ले लो तो इसके इधर ले लो, ऊपर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, चारों तरफ आप देखोगे तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, तो काउंटर बैलेंस्ड है उनका कोहेशन फोर्स, चारों तरफ से सेम कोहेशन फोर्स लग रहा है। ओके, तो वहां पे स्टेशनरी वो पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम टॉप वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं तो आप क्या देखते हो कि टॉप में तो एयर है, एयर इंटरफेस, वो अलग फोर्स लग रहा है टॉप में, जो बहुत ही कम लगता है, ना के बराबर यहाँ पे जो आपका लग रहा है एडिशन वाला। जबकि वही कोहेशन फोर्स, ये कह रहा है अंदर वाला मॉलिक्यूल चल चल चल, तू अंदर आ जा, तू भी अंदर आ जा। लेकिन ये क्या ऐसा होता है क्या कि आप बाल्टी में पानी रखियो अपने मन से, सरफेस का वाटर अंदर जाता जाए? नहीं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में। और इस फिनोमिना को आपने सुना होगा कि ये जो सरफेस पे रहता है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को रखा जा सके, इसके लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स टॉप में कुछ वर्क करते हैं, वर्क डन, और वही वर्क डन ऊपर में आपके सरफेस एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। वही सरफेस एनर्जी जो आपकी स्टोर रहती है, यूनिट एरिया में कितनी स्टोर्ड है, उसी को आप कहते हो सरफेस टेंशन। ये आप सभी को पता है ना, इट इज सरफेस टेंशन, इट इज नोन एज सरफेस टेंशन। और यहाँ सरफेस टेंशन की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सरफेस टेंशन हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में लगभग एक पूरे 2 घंटे के लेक्चर में पढ़ाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक भी नहीं, एक से ज़्यादा ही लेक्चर हो जाता है, 1.5 लेक्चर। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, तमाम डेरिवेशन, वर्क डन वगैरह, न्यूमेरिकल्स वगैरह, फिर बबल है, ड्रॉपलेट है, बहुत कुछ, वो सब आपका यहाँ नहीं आएगा, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ केवल आपको हमने थोड़ा सा याद दिलाया है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। मतलब साफ है कि यार सरफेस पे कुछ एनर्जी है, सरफेस पे कुछ एनर्जी है, और अगर सरफेस पे कुछ एनर्जी है जिसके कारण बस आपको सरफेस जो होता है वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में दिखाई देता है। सरफेस कैसा होता है बेटा? स्ट्रेस्ड फॉर्म में। अब कोई भी मॉलिक्यूल जब आता है सरफेस पर तो क्या होता है भाई, हमको इवापोरेशन चाहिए, इवापोरेशन करना है, तो सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन क्या है, व्हाट इज इवापोरेशन? अभी आप लोगों ने कल ही बताया था यार, आप ही ने बता दिया था यार हमारे बताने के पहले कि सर ये तो सरफेस फिनोमेना है। बोलो बेटा,
आप ही ने तो कहा था यार कल ये सरफेस फिनोमिना है, तो यानी कि सरफेस फिनोमिना है, तो ये सरफेस से जो भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर में टॉप में सरफेस पर अवेलेबल हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पर अवेलेबल हैं, डेफिनेटली जब तक ये सरफेस एनर्जी जो सरफेस पर है उसको क्रॉस नहीं करेंगे, उससे ज्यादा इनके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, तब तक ये भाग तो नहीं पाएंगे ना। एक बार इनके पास सरफेस टेंशन के समय में, सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस पे एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी आ गई बेटा, बस अब ये ऊपर से क्रॉस करके निकल जाते हैं, और इसी फिनोमिना को आप इवापोरेशन कहते हो। मतलब साफ है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो ये इवापोरेशन की स्पीड है, रेट है इवापोरेशन का, वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा? इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर, दैट मीन्स द रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज। बोलो बेटा, यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं? तो हम थोड़ा सा और फंडामेंटल्स को आगे बढ़ाएं जल्दी जल्दी। एवरीवन प्लीज राइट सीसी इन कमेंट सेक्शन अगर आपको यहां तक क्लियर है तो। जल्दी बताओ बेटा। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? अभी तक हमने क्या देखा कि थर्मल मोशन मॉलिक्यूल्स की जो भी है, अगर उसके अंदर में इतनी एनर्जी आ गई जो सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड को क्रॉस कर जाए, ओवरकम कर जाए, ठीक है, तो वह जो मॉलिक्यूल होता है वो इवापोरेट कर जाता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका मॉलिक्यूल जो थर्मल मोशन में है उसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि उसने सरफेस टेंशन को ओवरकम कर दिया, तो भैया वह इवापोरेट कर जाएगा। समझ रहे हो? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो, तो अभी आपने फिलहाल देखा क्या बेटा? द थर्मल मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओवरकम्स द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड इट्स इवापोरेट। अभी हमने यही तो देखा यार, इट्स इवापोरेट। ओके, दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एक्सिड्स। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? हम दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं भाई? एक तो हमने ये कह दिया यार कि इवापोरेशन तब हो रहा है जब हमारे मॉलिक्यूल की थर्मल मोशन जो है उसके पास इतनी एनर्जी है कि सरफेस टेंशन को क्रॉस कर गया। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि उसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि कोहेशन का जो वर्क फंक्शन था, भाई हमने बताया कि कोहेशन नीचे से खींच रहा है, ना 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 वो नहीं जान दूंगा, उतना ही ऊपर वर्क कर दे रहा है, जिसके कारण वो मॉलिक्यूल सरफेस पे बना हुआ है, वो सरफेस पे बना हुआ है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी एक्सीड्स द वर्क फंक्शन ऑफ कोहेशन एट द सरफेस। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, जैसे ही किसी नए टेम्परेचर पे आप उसे सेट करोगे तो थोड़ी देर के लिए यह इक्विलिब्रियम टूटेगा, उसके बाद फिर से एक नया इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा और एक फिर से एक सामान्य रेट से, जो रेट पहले था उसी रेट से आपका एक बार फिर से इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? बोलो यहां तक सभी को क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, बोलो कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग पता किया जाए इसके बारे में। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? ये जो छोटा सा बेसिक हमने आपको बताया, इसमें किसी भी बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। तो अभी हम लोग कुछ और बातें जानने वाले हैं, कुछ और बातें जानने वाले हैं इसके बारे में। चेतन कह रहे हैं रिपीट कर दें, और जयंत भी कह रहे हैं रिपीट कर दें, पवन कुमार भी कह रहे हैं सर एक बार बता दीजिए फिर से। बेटा हमने ये बताया आपको अभी तक कि जो भी मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस पर है, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पर है, अगर उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वह सरफेस एनर्जी से ज्यादा होगी। भाई एक बात बताओ यार, ये दो आदमी एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, कौन ढकेल पाएगा दूसरे को? जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तो दूसरे को ढकेल पाएगा ना यार। इनमें जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तो दूसरे को ढकेल पाएगा। हाँ, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाए, जो सरफेस पर एनर्जी है, तो खट से बाहर निकल जाते हैं। दैट इज योर इवापोरेशन। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्रिस्टल क्लियर? हमने यही बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में कह सकते हो कि जो भी आपके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, जब उनके अंदर एनर्जी इतनी आ जाती है, जितनी सरफेस एनर्जी, सरफेस पर अवेलेबल है एनर्जी, उससे भी ज्यादा एनर्जी जब इनके अंदर आ जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं? ये वहां से डिफ्यूज कर जाते हैं, सॉरी डिफ्यूज नहीं, इवापोरेट कर जाते हैं। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर? जल्दी से बोलो बेटा। चेतन, पवन, जयंत रेड्डी, अगर सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़े। अभी इसके कुछ और बातें आपको बताएं, फंडामेंटल्स और बताएं। जल्दी बोलो, ये सब चीजें क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? अभी जादू दिखेगा, जानते हो क्या जादू? 2 नंबर का भी एक न्यूमेरिकल लगाओगे आप। हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं ना, अभी 2 नंबर का गेट का क्वेश्चन लग जाएगा, देखते रहो अभी आप। ठीक है? ओके, चलो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, क्या बात क्या बात। तो बेटा चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा। चल, और कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं प्रेशर के बारे में। हालांकि वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिटेल में हम आपको कहां पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट का नाम है प्रोसेस कैलकुलेशन।
ठीक है, बट यहाँ पे भी आपको पढ़ाना पड़ता है हमें, और यहाँ पे डिटेल में वेपर प्रेशर के बारे में जानकारी एक बार फिर आएगी व्हेन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर डिस्टिलेशन। जब आप डिस्टिलेशन को स्टार्ट करोगे तो वहां पे भी वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे बेटा प्रेशर क्या होता है, क्या कोई डेफिनेशन दे सकता है, एक फंडामेंटल डेफिनेशन? हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। चलो सभी लोग लिखो बेटा प्लीज, व्हाट इज प्रेशर, क्या होता है प्रेशर, फंडामेंटल डेफिनेशन देने का। अभी मतलब फोर्स पर एरिया होता है, ऐसा है, सब लोग जानते हैं फोर्स पर एरिया होता है। फंडामेंटल डेफिनेशन बताओ क्या होता है प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर। अगर कोई कहे, जैसे हमने कल पिछले लेक्चर में बताया आपको टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ मच फास्टर दे आर, हाउ मच फास्टर दे आर, दिस इज टेम्परेचर। तो व्हाट इज प्रेशर, तो भैया हम बताते हैं फोर्स पॉइंट एरिया। देखो वही सब वही लिखने लगे, सब वही लिखने लगे जो हमने मना किया था। बेटा प्रेशर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है पार्टिकल डेंसिटी। इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज पार्टिकल डेंसिटी। हाउ सर, ऐसा कैसा कह रहे हैं आप सर? देखो बेटा, हम आपको आइडियल गैस लॉ, जो ये सारे डेरिवेशन आप करते हो प्रोसेस कैलकुलेशन में, उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। आपको पता है ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। अगर फर्दर इसको आप ट्रीट करो तो इस इक्वेशन को फिर आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज P इक्वल्स टू N बाई वी आर टी, या आप इसे फर्दर लिख सकते हो P इक्वल्स टू N है मोल, ये है वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोलर डेंसिटी, मोलर डेंसिटी ले भैया। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि मोलर डेंसिटी को आप लिख रहे हो P बाई आर टी, और यही चीज अगर आपको मास डेंसिटी लिखना रहा तो खाली एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे और आपको मिल जाता था क्या, मास डेंसिटी। तो ये सारी बातें तो हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखो, अच्छे से देखो अगर इसको, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम कोई भी मिक्सचर ले लिए, एक गैसियस मिक्सचर मान लो, तो भैया उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स हो गया, आर तो ऐसे ही फिक्स है, और अगर मैं टेम्परेचर भी फिक्स रखा हुआ है तो देखो ना यहाँ पे जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है बेटा, बोलो, प्रेशर से रिलेटेड है ना। यानी कि कह सकते हो कि पार्टिकल की डेंसिटी जितनी बढ़ती जाती है उसके प्रपोर्शनल में, उसके प्रपोर्शनल में आपका, भाई पार्टिकल की डेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उसके प्रपोर्शनल में आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। बोलो बेटा ये सभी को क्लियर है, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक दिए हुए वॉल्यूम में बढ़ा दें तो प्रेशर को बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे यहां एक आप राइट साइड में कंटेनर देख रहे हो, राइट साइड में हमने एक बहुत ही बढ़िया सा कंटेनर बना के रखा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर अगर हम कहें कि अभी गैस के 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो प्रेशर कुछ और होगा, 1000 प्रेशर कुछ और होगा, 10,000 प्रेशर कुछ और होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि भैया जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं वॉल्यूम उतना ही है, पार्टिकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो भैया पार्टिकल डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। बोलो बेटा ये सभी को क्लियर है, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, साइकिल में हवा भरते हो, नम बाहर से एयर की मॉलिक्यूल्स और अंदर इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो, लो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बोलो बेटा शैल वी मूव फॉरवर्ड, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा, बहुत अच्छा निकेत बेटा। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कुछ वेपर प्रेशर के बारे में फंडामेंटल लिया जाए बेटा। ये सभी को क्लियर हो गया ना यहां तक? चलो बहुत अच्छा बेटा। चलो अभी देखो यहां हमने एक रिजिड कंटेनर ले लिया है, हमने बेटा कैसा कंटेनर लिया है, रिजिड कंटेनर। ये कैसा कंटेनर है, रिजिड कंटेनर। और इस रिजिड कंटेनर के अंदर हम कोई भी लिक्विड भर दिए हैं, एक ऐसी लिक्विड भरे हैं जो वोलेटाइल हो। बेटा देखो दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना, दो चीजें होती हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है क्या, वोलेटाइल, और एक होता है नॉन वोलेटाइल। एक वोलेटाइल, एक होता है क्या बेटा, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो जो चीज वोलेटाइल होती है, ध्यान से सुनना बेटा, जो चीज क्या होती है, वोलेटाइल। अगर हमने लिखा वोलेटाइल, वोलेटाइल दैट मीन्स इसके अंदर लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाने की क्षमता है, ये उड़ सकता है। जैसे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो। वहीं अगर हमने यहां लिख दिया नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, तो ये भाई साहब ना लिक्विड से वेपर में नहीं जा पाएंगे, वो लिक्विड तो लिक्विड ही पड़ा रहेगा, वो वोलेटाइल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जो आपका
नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो हमने फिलहाल इसके अंदर जो हमारा एक रिजिड कंटेनर था, ये क्या था बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रिजिड कंटेनर। रिजिड समझते हो बेटा क्या होता है? रिजिड जानते हैं आप लोग क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है बेटा कि इसको बाहर के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। ये ना तो बाहर के प्रेशर से पिचकेगा ना फूलेगा, ना एक्सपेंड होगा ना कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब बाहर से दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं। दैट इज रिजिड कंटेनर, मतलब इसका शेप फिक्स हो गया। इसका शेप क्या है बेटा, इसका शेप फिक्स्ड है। हमने इस रिजिड कंटेनर में बेटा एक लगा दिया बेहतरीन वाला क्या, प्रेशर इंडिकेटर। क्या लगा दिया बेटा, प्रेशर इंडिकेटर। हमने इसमें लगा दिया एक प्रेशर इंडिकेटर। आपको पता है ना प्रेशर इंडिकेटर कैसे काम करता है? प्रेशर इंडिकेटर कैसे काम करता है, प्रेशर क्या है बता सकते हो बेटा? प्रेशर स्केलर होती है कि वेक्टर होती है? चलो एक एक ये बात बता दो यार हमको, कि ये जो प्रेशर है ये वेक्टर है या स्केलर है? चलो देखें कौन सा बच्चा आप में से जानता है, ये प्रेशर जो है ये वेक्टर है कि स्केलर है? जल्दी बताओ बेटा, हम इंतजार करें। सभी लोग कमेंट किया करो यार, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे क्लास में, वो पीछे बैठे वाला बच्चा नहीं चाहिए, एक्टिव बच्चा चाहिए सारा का सारा हमें। ठीक है, तो संकेत ने कहा स्केलर, सब लोग स्केलर हो सकता है, सब गलत हो जाओ, सोच समझ के बोलना बेटा। अनिकेत, प्राची, समीर, जयंत, चेतन, श्रेयस, जयंत कोई नहीं फंसा, कोई नहीं फंसा। आर्यन मिश्रा बहुत अच्छा बेटा, लगभग बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। मिंकू, पवन कुमार, वेरी गुड, सभी का सही है, सभी का सही है बेटा। स्केलर होती है, कैसे स्केलर होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे जब बम फूटता है, ठीक है, बम जब फूटता है तो उसको मान लो दिवाली में बम फोड़ लो, बीच में रखे, तो उसको दाहिने साइड बाएं साइड इधर उधर जो भी कहीं भी आपका कोई भी खड़ा हो, सबको सेम, अगर सेम डिस्टेंस पर है तो सेम प्रेशर फील होगा उसके फूटने के बाद। जबकि फोर्स जो होता है वो आपका वेक्टर होता है, क्योंकि जब अगर एक गाड़ी है, उससे गाड़ी को आप पीछे से टक्कर मार रहे हो, तो वो गाड़ी जो आगे वाली है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, चारों तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। जबकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका स्केलर होता है। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स अगर इस पे जो सरफेस है प्रेशर इंडिकेटर का, जाके उससे टकराते रहते हैं और इस प्रकार आपको पता चलता है कि वहां पे प्रेशर क्या है। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, अगर हम एक कंटेनर ले लें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाले हैं आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पूछने वाले हैं। ठीक है, देखें आप लोग जानते हो कि नहीं जानते। एक काम करो, होमवर्क है आपका, या चलो अभी बताओ, अभी बताओ। एक कंटेनर ये है आपका, और ठीक वैसा ही एक कंटेनर आपके पास और है, दोनों सेम कंटेनर है, सेम साइज है, ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें हमने एक आइडियल गैस भर दी है, और इसमें हमने सिंपली नॉन आइडियल भर दी है, नॉन आइडियल गैस। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों का वॉल्यूम जो है अगर हम सेम रख रहे हैं, सेम टू सेम, तो अगर यहाँ एक प्रेशर इंडिकेटर नंबर 1 लगा हुआ है, यहां पर एक प्रेशर इंडिकेटर नंबर 2 लगा हुआ है, क्या आप बता सकते हो बेटा, अगर सेम वॉल्यूम है और दोनों के मोल्स भी दोनों में सेम टू सेम है, ये P1 P2 के बराबर होगा या कोई बड़ा या छोटा होगा? सोच समझ के हमको जवाब देना बेटा, सोच समझ के जवाब देना, बता दे रहे हैं। ऐसे ही मत कुछ बोल देना कि सर ये बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, सोच समझ के जवाब दो सभी लोग, आराम से, टेक योर टाइम बट गिव मी राइट आंसर, टेक योर टाइम बट गिव मी राइट आंसर। सोच समझ के बेटा। निकेत कह रहा है आइडियल में मोर, सोच समझ के सभी लोग बताओ भैया, आइडियल में ज्यादा होता है कि आपका आइडियल में कम होता है? आराम से अपना समय ले सकते हो, यू कैन टेक योर टाइम। उतना लंबा कमेंट का लिखने की जरूरत नहीं, बस आइडियल जहां आप मोर वाला लिख दो, अगर आइडियल मोर है तो आई लिख दो, नॉन आइडियल में तो एन आई लिख दो। चलो, आइडियल में बड़ा होगा कि नॉन आइडियल में? नॉन आइडियल जैसे मान लो कोई वॉन्डर वॉल गैस है, ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हो नॉन आइडियल में बड़ा होगा, सभी लोग कह रहे हो नॉन आइडियल, नॉन आइडियल। अनिकेत ने कहा है आइडियल, बाकी सब ने कहा है कि सर इट्स नॉन आइडियल। ओके, मिंकू भी कह रहे हैं नॉन आइडियल, समीर कह रहे हैं नॉन आइडियल, मतलब आपका कहना है कि नॉन आइडियल में आपका प्रेशर ज्यादा दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू आइडियल, इन कंपैरिजन टू आइडियल।
क्वेश्चन केवल बेटा इतना है, हमने पूछा है कि नॉन आइडियल और आइडियल गैस अगर दोनों भरी है, मान लो वॉन डेर वाल गैस है आपकी सेकंड केस में और फर्स्ट में आइडियल गैस है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है कंटेनर का, और दोनों में नंबर ऑफ मोल्स जो आपने दिए हैं वो भी सेम है गैसेस के। हम पूछ रहे हैं किस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा फील होगा, सेम पे सेम भी लिख सकते हो। ठीक है, समीर ने कहा आइडियल का ज्यादा होगा, समीर ने कहा आइडियल ज्यादा होगा। चलो भाई हम 5 सेकंड और इंतजार करेंगे, 5 सेकंड्स मैक्स। चलो, तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 80 to 90% बच्चा कह रहा है कि नॉन आइडियल। एक आध बच्चा श्रेयस ने कह दिया सर सेम होगा, कुछ बच्चा कह रहा है कि सर सेम होगा। चलो भाई, तो अभी देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है। ठीक है, चलो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, आपने वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ रखा है, इसके बारे में डिटेल में, इस इक्वेशन के बारे में हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर एंड V माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू आर टी। सपोज करो हम ये जो कंटेनर के अंदर में जो ये B का इफेक्ट है इसको जीरो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, ताकि आप सीधे सीधे देख सको, नहीं भी जीरो होगा तब भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। हम जीरो कर दें कि ज़्यादा आसानी से आपको दिखाई दे जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप इनको आगे बढ़ाओ और P को लिखने की कोशिश करो, तो P बराबर क्या आ जाएगा, देखो ना, आर टी आएगा और ये बटा V नीचे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा A बाई वी स्क्वायर। ठीक है, और अगर यही आइडियल गैस होता, अगर यही आइडियल गैस होता, ठीक है, तो आइडियल गैस में क्या लिखते थे, याद आ रहा है? आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इक्वल्स टू आर टी। कहो सर योन कहाँ चला गया, उधर स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखे हैं, देखो ये वी स्मॉल वी है। ठीक है, सो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई आपका हो जाएगा आर टी बाई वी। बेटा एक बार जरा ध्यान से देखो, एक बार आर टी बाई वी आ रहा है आइडियल में, और अगले वाले में जो आप यहाँ वॉन डेर वाल गैस ले ली हो, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया है, इस सेम आर टी बाई वी से ए बाई वी स्क्वायर को घटा दिया है, ए बाई वी स्क्वायर को आपने घटा दिया। भैया ये तो लफड़ा हो गया ना जी, बोलो ये तो लफड़ा हो गया ना, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? क्योंकि बेटा आइडियल गैस की जब आप बातें करते हो तो उसमें आप परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन देखते हो, स्टिकी कोलिजन नहीं होता है उसके अंदर में, समझ रहे हो ना? जबकि रियलिटी में देखोगे तो स्टिकी कोलिजन होता है। तो इसकी वजह से आपका जो पी आई है ये क्या होगा, ये पी से ज़्यादा मिलेगा। और इसके बारे में ये सारी डिटेल और भी ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में आप इसे देख सकते हो, और बहुत ही डिटेल में ग्राफ वगैरह सब बना के आपको मिलेगा उसके अंदर में। ठीक है, फिलहाल ये बताओ कि ये आप सभी को क्लियर हो गया ना, क्योंकि आपने जस्ट अपोजिट बोला था, आपका आंसर जस्ट उल्टा था। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया सभी को? फटाफट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, शैल वी मूव फॉरवर्ड। बेटा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा, फंडामेंटल्स लेकिन बहुत जरूरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो केवल इसके पीछे रीजन जो था वो था आपका क्या, स्टिकी कोलिजन, स्टिकी कोलिजन इन वॉन डेर वाल गैस। चलो फिलहाल हम वेपर प्रेशर पे वापस आते हैं। यहां ध्यान दो, हमने अंदर कोई वोलेटाइल लिक्विड ले ली, मान लो इस लिक्विड को हम कह रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड ए। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड ए। हमने इस टैंक के अंदर लिक्विड को किसी टेम्परेचर टी पर फिक्स कर दिया, मतलब आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा, इसने यहाँ कह रहे हैं सर रिपीट कर दे। बेटा हमने ये आपको बताया कि अगर आप एक कंटेनर में सेम अमाउंट या कह लो सेम नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस के ले लो और वॉन डेर वाल गैस के ले लो सेम वॉल्यूम में, तो आइडियल गैस आपको ज्यादा प्रेशर शो करेगा इन कंपैरिजन टू वॉन डेर वाल गैस। इसका रीजन क्या है कि आइडियल गैस आपका इलास्टिक कोलिजन करता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, जबकि दूसरा वाला स्टिकी है। ठीक है, जब स्टिकी होता है कोई चीज तो क्या होता है जानते हो, हाई दूठो अगर मॉलिक्यूल लेके आजा आजा तू भी आजा ना मेरे पास आजा ना, तो जब ये आगे को प्रेशर लगाने जाएगा ना तो पीछे वाला थोड़ा खींच देगा उसका कान पकड़ के, है उसका कान पकड़ के खींच देगा, और जब कान पकड़ के खींच देगा, अब जा रहे हो दीवार पे मारने, आप दीवार पे टक्कर मारने जा रहे हो, ये मैं टक्कर मारूंगा प्रेशर बताऊंगा, टक्कर पहलवान हूं, अब पीछे से भैया दूसरे का पहलवान खींच दिया, पीछे आ,
अब क्या करोगे बेटा, आगे प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, तो ये है आपका वंडरवॉल गैस या रियल गैस, जबकि आइडियल गैस के साथ ऐसा नहीं होता है। बोलो समझ में आ गया? अभी इस नेहा बढ़िया वाला फील कर ली होगी, और इस नेहा की वजह से कुछ लोग और भी पहलवान को फील कर लिए होंगे। बोलो अब आगे बढ़ सकते हैं कि अभी फिर से पूछना है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी 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 फटाफट बोलो, फटाफट, टाइम नहीं लगाने का बेटा। इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? इज इट क्रिस्टल क्लियर? और डिटेल में इसके बारे में जानोगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। क्या बात है, क्या बात है, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। अब बेटा देखो, आप किसी भी टेम्परेचर पे इसको जब फिक्स कर दोगे ना, तो उस टेम्परेचर पर यहां से अब आपका जो ये लिक्विड, जो भी लिक्विड है, इसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे, सरफेस से वेपराइजेशन स्टार्ट होगा, मतलब इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और धीरे 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 क्या होगा, ये ऊपर का जो स्पेस है, ये लो भैया स्पेस तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक काम करो स्पेस का रंग ही बदल दो तो दिखाई देगा। हाँ, तो भैया ये जो स्पेस है, ठीक है, ये क्या होने लगेगा बेटा, धीरे 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 इस वेपर से भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। और इस दौरान लिक्विड का लेवल भी अंदर में डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। बट एक समय ऐसा आएगा, आप देखोगे कि जितना रेट ऑफ इवापोरेशन यहाँ जो भी नीचे से ऊपर जा रहा है, सेम उतना ही ऊपर से नीचे आ जा रहा है। जितना नीचे से आपका ऊपर जा रहा है, कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे कि एक इक्विलिब्रियम रीच कर गया बेटा, और जितना यहां से ऊपर गया उतना ही ऊपर से नीचे आ गया। मीन सिंपली अगर कह लो तो रेट ऑफ जो इवापोरेशन है, यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया। जो रेट ऑफ इवापोरेशन है बेटा, क्या हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम रीच कर गया। इस समय में अगर हम देखने जाएं कि प्रेशर इंडिकेटर क्या शो कर रहा है बेटा, तो ये प्रेशर इंडिकेटर के द्वारा शो किया जाने वाला प्रेशर जो होगा, उसी को आप कहोगे वेपर प्रेशर। क्या कहोगे बेटा, वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, सो आई होप वेपर प्रेशर की फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं, फंडामेंटल आप समझ गए होगे, डेफिनेशन तो हम आपको आगे लिखवाएंगे जब चैप्टर आएगा आपका वो सब डिस्टिलेशन, तब आप यहाँ लिखोगे वेपर प्रेशर क्या होता है और प्रोसेस कैलकुलेशन लिखो, पूरा डेफिनेशन अभी नहीं लिखोगे, ये सब आगे है। अभी फंडामेंटल जानना जरूरी है, तो अभी केवल हम लोग फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट समझ सके। बोलो ये सभी को क्लियर है कि वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर की ये फंडामेंटल जो हमने दिए आपको, क्या ये सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस वेपर प्रेशर? क्या होता है वेपर प्रेशर, सभी को क्लियर है? और यही चीज आप उल्टा जब पढ़ोगे, जानते हो क्या, इस लिक्विड का इस प्रेशर पर ध्यान दो, इस लिक्विड का, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का, लिक्विड ए जो है, इस लिक्विड का इस प्रेशर पर, ये है बॉइलिंग पॉइंट। देखो पढ़ने का तरीका देख रहे हो आप, ये है बॉइलिंग पॉइंट। जैन कह रिपीट कर दीजिए बेटा। हमने कहा कि जब अंदर में सैचुरेशन की अवस्था हो गई, तो अब अंदर आपका जो भी, अगर एयर मान लो जो भी चीज आपका अंदर है, आपने अंदर एयर रखी थी, प्रेशर गॉज को जीरो लगा दिया था, पहले प्रेशर को जीरो कर दिया था इंडिकेटर को, ठीक है, इंडिकेटर जीरो के बाद अब जो भी वहां प्रेशर बढ़ा, किसकी वजह से, वेपर्स की मदद से। एक फंडामेंटल आपको अप्रॉक्स एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता रहे हैं, ठीक है। तो अब वहां पे जब इक्विलिब्रियम आया, उस समय जो अंदर का प्रेशर था, वही हम कह रहे हैं बेटा वेपर प्रेशर। वही क्या कह रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। क्योंकि जो भी अंदर एयर था उसके प्रेशर को यहाँ हमने निगलेक्ट करके जीरो कर दिया था पहले, और अब जो यह प्रेशर इंडिकेटर शो कर रहा है, सीरीज बात है, वो वेपर्स के द्वारा हुआ है। तो अंदर वेपर क्या प्रेशर आपको एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर। और किस समय एक्सर्ट कर रहे हैं, जब अंदर में आपका इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो इसे कैसे पढ़ते हैं कि इस लिक्विड ए का, इस लिक्विड ए का, रुको हम एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एक स्लाइड और हम ऐड कर देते हैं, और आपको नेक्स्ट स्लाइड पे हम बताते हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार फिर से इसे बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हमने क्या बताया बेटा, ध्यान दो, हमने कहा कि लिक्विड ए का, एक सेकंड बेटा, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक बच्चा मैसेज कर रहा है, जरा इंपॉर्टेंट, उसको जवाब दे दें।
चलो हो गया। तो हमने क्या कहा बेटा कि जो लिक्विड ए है आपका, अरे यार ये तो मोबाइल ही ऑफ हो गया बेटा, थोड़ी देर आपका कमेंट नहीं देख पाएंगे, जब तक हम बोलेंगे तब तक कमेंट नहीं दिखेगा, उसके बाद लैपटॉप में ही कमेंट देखेंगे हम, क्योंकि स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, कमेंट बैकग्राउंड में चला जाता है, ये तब तक ऑन हो जाएगा अभी, नो नीड टू वरी। ठीक है, सो लिक्विड ए, हमने कहा बेटा लिक्विड ए का इस टेम्परेचर पर जो ऊपर इंडिकेट किया वो था वेपर प्रेशर। ठीक है, पी अगर आप इसे कह रहे हो, पी सेट ऐसा आप कह लो, या पी कह लो सिंपली, पी सेट पे अभी कंफ्यूज करोगे, सिंपली आप इसे क्या कह लो, पी। ये क्या था आपका, वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, अब इसे पढ़ने का दूसरा तरीका देखो, इसे पढ़ने का दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है, ये पी प्रेशर पर, उसी एक्सपेरिमेंट में पी प्रेशर पर लिक्विड ए का ये जो टी है, ये क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बोलो अभी क्लियर हो गया सभी को? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बोलो अभी क्लियर हो गया आपको? ये हम आपका कमेंट अभी देख रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर में आप कमेंट कर सकते हो। बोलो बेटा जैन, इज इट क्रिस्टल क्लियर? दैट्स वाई हम कहते हैं कि पानी का जब आप पूछते हो बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट यार कुछ भी कह सकते हो आप, 80 70 60 50, आपको प्रेशर डिफाइन करना पड़ेगा किस प्रेशर पर है। ठीक है, अच्छा आप ये बता सकते हो, बहुत अच्छा बेटा, क्या आप ये बता सकते हो, चेतन को अभी भी डाउट है और बाकी सबको क्लियर है, ओके बेटा, आप ये बता सकते हो चेतन हमें कि पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, बस चेतन कमेंट करेगा, हम चेतन का कमेंट देख रहे हैं। बोलो बेटा चेतन, दिलीप राव, प्लीज टेल मी बेटा कि पानी का नॉर्मल प्रेशर पर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जल्दी बताओ बेटा, आई एम वेटिंग 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 बेटा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, पानी का क्या होता है, पानी का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस ये कहना चाहते हो आप, ठीक है। और नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg होता है क्या? 760 mmHg होता है, ठीक है। तो देखो क्या कहेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वाटर का, वाटर का, ना 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 ऐसे देखो, 760 mmHg पर, 760 mmHg पर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर कोई पूछ दे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर क्या होता है, बेटा डेटा नहीं देगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए, ये 760 mmHg होगा। बोलो 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 बेटा, अभी मजा आया, क्लियर हो गया इस एग्जांपल से? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ बेटा? आई एम सीइंग योर कमेंट्स। चेतन, चेतन, दिलीप राव इंगले, बेटा क्लियर? क्या बात है, क्या बात है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब हम बोलेंगे कमेंट करो तभी उस समय कमेंट हम आपका देख रहे होंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई डाउट होगा तो हम थोड़ा थोड़ा देर पे पूछेंगे, अभी 10 मिनट में मोबाइल भी आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो यहां तक चीजें यानी कि हमको क्लियर हो गई। और बेटा इसी के अंदर इस कंटेनर में जब तक इक्विलिब्रियम की अवस्था नहीं बनी थी, उस समय जो प्रेशर अंदर में था वो प्रेशर हम कह रहे थे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह हम अभी नहीं लिखवाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में डेफिनेशन वगैरह सब प्रोसेस कैलकुलेशन में आपको पढ़ाएंगे भी और लिखाएंगे भी। अभी केवल इसके फंडामेंटल की हमको जरूरत थी, अभी आगे देखना जरूरत पड़ने वाली है 5 मिनट में, तो इसलिए हमने ये सारे फंडामेंटल आपको बताया, क्योंकि हम पढ़ाते हैं जब आपको, तो हम ये मान के नहीं पढ़ाते कि आप कुछ भी जानते हो। ठीक है, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करने का, टॉप लेवल पे आपको पहुंचाने का। ठीक है, तो आई होप अभी सभी को क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम रीच करने के पहले जो भी प्रेशर था अंदर वेपर का, वो प्रेशर कह रहा था पार्शियल प्रेशर, और जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, जिसे आप वेपर प्रेशर भी कहते हो। चलो सभी का कमेंट देखे, सभी लोग बता दो यहां तक क्रिस्टल क्लियर है तो हम आगे बढ़े, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बेटा, एवरीवन, एवरीवन बेटा जल्दी बताइए, कम ऑन, क्लियर है सभी को? आई एम वेटिंग, सभी का कमेंट आना चाहिए। वेरी गुड, शिवांशु, जयंत, आर्यन, जयंत एंड श्रेयस, समीर, जयंत रेड्डी, चेतन, दिलीप राव इंगले, पवन कुमार रेड्डी, संकेत, संपत, अचल, अरीशा, सभी को वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को क्लियर है, वेरी गुड बेटा, मिंकू सभी वेरी गुड, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
वापस से हम इसी पे आते हैं, फ्यू फैक्ट्स अबाउट जो हम लोग देख रहे थे इवापोरेशन के ऊपर। अभी पिक्चर वही वाली चल रही है, अभी पिक्चर बेटा वही वाली चल रही है, और हम वापस से यहाँ कुछ चीजें आपको फिर से बताना चाहते हैं। ठीक है, जब इवापोरेशन हो रहा था बेटा, तो जो भी रेट की आप बातें करते हो ना, हमेशा रेट नेट होता है। जैसे जैसे देखो, अगर आपका ये बॉडी 1 है, अगर आपकी कोई ये बॉडी 1 है बेटा, और इधर में कोई एक दूसरी बॉडी 2 है, एक बॉडी 1 है बेटा, एक बॉडी 2 है। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। स्टार्टिंग फंडामेंटल्स बहुत सारे सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एक केमिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है, ये दिमाग में आपको बैठाना है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट जो है वह केमिकल इंजीनियरिंग का क्या है, एक एक चैप्टर है बेटा। ठीक है, मान लो ये बॉडी बेटा T1 टेम्परेचर पर है, मान लो ये बॉडी T2 टेम्परेचर पर है। अब सवाल ये है, अगर हम यहाँ आपसे ये कह दें बेटा कि ये जो T1 है वो T2 से ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे? जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किधर से किधर होगा? आपसे अगर हम ये बात पूछें तो आप बिना कुछ सोचे समझे कहोगे सर बॉडी 1 से बॉडी 2 की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, बॉडी 2 भी सेम टाइम पे बॉडी 1 को हीट देगी। यहां अगर हीट आपका Q1 गया है और यहां से इधर हीट Q2 गया है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो Q नेट होता है, और वो Q नेट क्या होता है? Q1 माइनस Q2। बोलो समझ में आया आपको? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? बोलो 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 भाई बोलो, सभी को क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? हम लोग जो सिंपली कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्यू 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 जो हम किए रहते हैं, वो क्यू हमारा जो भी हम पढ़ते हैं हमेशा वो नेट हीट एक्सचेंज होता है। और नेट हीट एक्सचेंज हमेशा कहां से कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर। समझ रहे हो? इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर टेम्परेचर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलो अभी इस डायग्राम पे वापस से आते हैं बेटा, इस डायग्राम पे वापस से आते हैं। अभी जो आपका ये वाटर का वेपर है ये निकलना चाह रहा है ऊपर में। ठीक है, डेफिनेटली स्टार्टिंग में ये मस्त तरीके से निकल रहा होगा, जबकि ऊपर में एटमॉस्फेयर में जो होगा मामला, एटमॉस्फेयर में पहले से भी तो वेपर हो सकता है ना यार, है? जो भी वेपर होगा। ठीक है, डेफिनेटली इस समय एक बहुत बड़ा अगर हम एटमॉस्फेयर ले लें, मतलब एटमॉस्फेयर तो बड़ा, ये दुनिया नदी है, नदी के ऊपर जो एयर है बेटा, बस हमको इतना आप बता दो कि अगर आप किसी इंटरवल में देखो 5 मिनट 10 मिनट, तो क्या वहां आपके पास में कुछ नदी है दूर में, वहां थोड़ा सा पानी इवापोरेट हो गया, तो दिन का पार्शियल प्रेशर या क्या तो ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी क्या? ये बताओ, ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी क्या? थोड़ा सा अगर कहीं से पानी इवापोरेट हो गया, आप घर में भगोने में पानी गर्म कर दिए, सुनना ध्यान से, छोड़ो नदी छोड़ो, घर में भगोने में पानी गर्म करके उड़ा दिए हैं, तुरंत पेपर में आएगा, अरे 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 शिवांशु राय ने पानी उड़ा दिया है घर में भैया, वेपर बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। नहीं ना, अगर ह्यूमिडिटी कह रहा होगा 70% ह्यूमिडिटी, पढ़ेंगे आगे हम लोग, ह्यूमिडिटी कह रहा होगा 70%, तो 70 का 70 ही रहेगा ना, ऐसे कुछ चेंज तो हो नहीं जाएगा। बोलो समझ रहे हो ना सभी लोग? सभी लोग समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? हम क्या कहना चाह रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हो? तो इस प्रकार आपके दिन में जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर में प्रेजेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर जो भी आपका प्रेजेंट है, यस वेरी गुड बेटा, वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट है वो अपना जो प्रेशर दे रहा होगा ना ऊपर में एटमॉस्फेयर में, उसी को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, कहेंगे ना बेटा? उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। और अगर उस दिन का टेम्परेचर सपोज करो जिस पीरियड में आप देख रहे हो टी पे फिक्स है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अभी टेम्परेचर बाहर का 25 से तुरंत ही 25 का 50 हो जाएगा, है? एक छोटे से इंटरवल में 25 का 25 ही रहेगा, है? तो उस इंटरवल में अगर हम देख रहे हैं एक छोटे इंटरवल में, तो डेफिनेटली टेम्परेचर कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम आपसे पूछे कि ये ऊपर में अगर हम कुछ सैचुरेट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो आप कहिएगा ना कि ऐसा करिए सर,
ऐसा करिए सर, थोड़ा सा आप वेपर और भेज दीजिए एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार। अब बड़े एटमॉस्फेयर को छोड़ो, एक रूम में आ जाओ, रूम में आ जाओ, तो रूम में कहोगे ना कि सर थोड़ा और वेपराइज करिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप इवापोरेट करते जाइए, वेपराइज इवापोरेट करते जाइए और करते जाइए, और करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जो रूम है इसके अंदर का जो एयर है वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब और नहीं ले सकते अब वाटर वेपर। तो इस समय जो अंदर में प्रेशर होगा उसको क्या कहोगे आप लोग? ये भाई साहब बढ़ते 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 कहां तक बढ़ सकते हैं? ये बढ़ सकते हैं पी सेट ऑफ H2O तक। ये कहां तक बढ़ सकते हैं बेटा? पी सेट ऑफ H2O तक। और एक बार अगर पी सेट H2O हो गया रूम में, तो भैया जितना ऊपर जाएगा उतना ही ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि इस समय नेट रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया, जितना नीचे से ऊपर उतना ऊपर से नीचे, क्यों भैया? अब तो ऊपर में सैचुरेशन हो गया है, तो नीचे से जैसे निकालेगा कहेगा ये ले 2 मोल, कहेगा अच्छा ये ले वापस ले 2 मोल, ये ले 5 मोल, ये ले 5 मोल वापस ले ले, लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पी सेट जो है वो उसकी आखिरी लिमिट पहुंच चुकी है स्टेबिलिटी की, वो आखिरी लिमिट पहुंच चुकी है स्टेबिलिटी की। इसका मतलब बेटा अगर हम लोग दिमाग लगाएं और एक बात आपसे पूछें अगर हम, कि बेटा ये जो इवापोरेशन हो रहा है, अगर इसका ड्राइविंग फोर्स हमको डिफाइन करना हो, तो ड्राइविंग फोर्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? यहां जरा बताओ। जो हम ड्राइविंग फोर्स की बातें कर रहे हैं, क्या हम यहां से ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवापोरेशन को डिफाइन कर सकते हैं बेटा? बोलो। और क्या ये ड्राइविंग फोर्स जो है इवापोरेशन का, ये वेपर प्रेशर एट दैट टेम्परेचर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, क्या ये नहीं है? बोलो भाई, सभी लोग बताओ। इज इट क्रिस्टल क्लियर कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवापोरेशन जो होता है वो वेपर प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर होता है? क्योंकि एक बार पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो पहुंच गया पी सेट तक, घंटा नेट जो इवापोरेशन होगा ही नहीं, 0 होगा, 0। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पानी लग रहा है लाना ही भूल गए क्या? नहीं है तो थोड़ा सा बोलो, बोलो जल्दी बोलो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 10% चार्ज हो गया भाई साहब, 10% में तो कुछ खतरनाक काम कर लिया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाई, इतने ब्रिलियंट, एक भी डाउट नहीं। गजब है, गजब है भैया, इस बार तो लग रहा है रैंक दबा के आएगी। एक भी डाउट नहीं है, एक भी बच्चे को डाउट नहीं है। चल भैया, चैट सेक्शन खुल जा भैया। चलो भाई, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब साफ है बेटा कि अगर हमको यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन लिखना पड़ा, ठीक है, क्या लिखना पड़ा बेटा? रेट ऑफ इवापोरेशन। तो किसी भी चीज का जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ड्राइविंग फोर्स के। अरे भाई कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर किसी स्पेस कहीं से कहीं ट्रांसफर हो रही हो, तो उसके जो रेट होगा वो हमेशा उस ट्रांसफर के पीछे मौजूद ड्राइविंग फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। रेट इज प्रोपोर्शनल टू ड्राइविंग फोर्स, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो, हीट ट्रांसफर पढ़ो, मास ट्रांसफर पढ़ो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता है। रेट जो भी चीज है, जिस भी चीज का रेट, वो हमेशा उसके पीछे जो भी ड्राइविंग फोर्स वर्क कर रहा है, इसके क्या होगा बेटा? इसके होगा यह प्रोपोर्शनल। बोलो, ये सभी को क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा स्टार बना के नोट कर लोगे, ये एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल फार्मूला है। प्लीज बेटा इसे इंपॉर्टेंट लगा के याद भी कर लीजिएगा। That rate of evaporation is defined as a difference between vapor pressure and partial pressure। आगे बहुत डिटेल में भी ये सब आएगा फिर से, ठीक है? तो फिर से जब आएगा तो ये वाला टर्म वहां डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है बेटा? क्लियर है? चलो ओके ओके। तो अभी देखो, इस आधार पे एक बहुत ही बेहतरीन आपका एक प्रश्न आया था गेट 2010 में, वो भी पूरे 2 मार्क का, 2 मार्क्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। हम चाहेंगे बेटा इस क्वेश्चन को जरा आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से हम आपको बताते हैं।
इस क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लो, अभी 30 सेकंड और। आराम से पढ़ो, देखो यहाँ क्या क्या रहा है। आराम से पढ़ो, देखो क्या क्या रहा है। जल्दी 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 फटाफट देख लो भैया, फटाफट देख लो क्या कह रहा है। पढ़ लिए सभी लोग? कोई बच्चा जवाब दे सकता है क्या? तो जवाब भी दे दो। कोई है आप में से कैपेबल इसको सॉल्व करने का, जो सॉल्व करके दिखाए हमें? चलो, इसके लिए आपकी कैपेबिलिटी को देखने के लिए एक ब्यूटीफुल वाला 2 मिनट हम आपको एक टाइमर देते हैं यहाँ पे। और देखना चाहते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हमारे पास है कि नहीं अभी, या अभी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक टाइमर आपके सामने आ गया होगा, शानदार 2 मिनट का टाइमर। और ये टाइमर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप एक बार इसे ट्राई करो, बिकॉज अगर हम कह रहे हैं मतलब यू आर नॉट कैपेबल टू सॉल्व दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। अभी कुछ पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। ठीक है, चलो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखना। आई एम वेटिंग। लास्ट 90 सेकेंड बेटा, कम ऑन, सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। लास्ट 50 सेकेंड, कम ऑन एवरीवन, सोचो विचारो, जवाब दो, जवाब दो। इसका जवाब देने से यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा आएगा अपने ऊपर, इसलिए कह रहे हैं ट्राई करो, आ जाएगा। कुछ बच्चा रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं जानता होगा, इसलिए शायद उसको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो फ्रैक्शनल फॉर्म, जनरली इसको आप परसेंटेज फॉर्म में करते हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में बस इतना जान लो, पार्शियल प्रेशर बटा वेपर प्रेशर। ये अभी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी आपको केवल फंडामेंटल में दिखा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे कैप्चर करना है। ठीक है, बाकी इसको तो ह्यूमिडिटी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
तो काफ़ी बच्चों ने जवाब दे दिया है, 3 बच्चों ने जवाब दे दिया है कि सर डी समीर, शिवांशु और अनिकेत। ठीक है, समीर, शिवांशु और अनिकेत ने जवाब दे दिया है। लगता है इन्होंने प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ रखी है या ओरली जो हमने बताया समझ लिया। तो बेटा एक बात ध्यान दो, सबसे पहले जो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, आपको नहीं जानते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आगे डिटेल में पढ़ोगे आप। ठीक है, ये केवल फंडामेंटल्स में चीज़ों को आपको रिलेट करना अभी सिखा रहे हैं। ठीक है, और अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद हमारा डिफ्यूजन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो ये होती है आपकी क्या, वेपर प्रेशर में पार्शियल प्रेशर का फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज। 100 हटा दो तो ये आपकी फ्रैक्शनल हो जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पे से परसेंटेज में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे वापस से आते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब जो अगर फ्रैक्शनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लिखना चाहते हैं केस 1 की फ्रैक्शनल, ये ऑपरेशन के केस में फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी 0.9 हो गई। ओके, और वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ लेक एट अ रेट ऑफ, मतलब पहला रेट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ इवापोरेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, एंड ये रिलेटिविटी का क्या मतलब है, दिस इज नथिंग बट रेशियो गिवन P बार H2O अपॉन P सेट H2O। दिस वन इज बेटा गिवन, दिस इज गिवन एज 0.9। ओके, इन केस 1। एंड अब कह रहा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट विल लीड टू, वह रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बताइए आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वह वैल्यू बताइए आप जो इवापोरेशन के रेट को 3 गुना कर दे। देख सकते हो सेम यूनिट है आपकी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा क्वेश्चन है, और कह रहा है बाकी जो भी आपकी कंडीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, जो भी कंडीशन है अदर कंडीशंस रिमेन सेम। तो अभी देखो क्या करोगे, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि ये प्रपोर्शनल था किसके, ये प्रपोर्शनल था P सेट ऑफ वाटर माइनस P बार वाटर। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें इसमें से बेटा, P सेट वाटर, तो P सेट वाटर ठहरा क्या, अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है बेटा, तो फिक्स टेम्परेचर पे क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर तो फिक्स हो गया ना, फिक्स टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर तो फिक्स हो गया, तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया, तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में उसको आप खत्म कर सकते हो और आप लिख सकते हो रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस, ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखा बेटा, फंडामेंटल से निकाल लें इसे, तो रेट इन सेकेंड केस बटा रेट इन फर्स्ट केस इक्वल्स टू 1 माइनस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन सेकेंड केस बटा 1 माइनस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन फर्स्ट केस। ओके, सो रेट सेकेंड केस में कितना दिया हुआ है बेटा, 3 दिया है, फर्स्ट केस में 1 दिया है, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस सेकेंड केस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें बतानी है, और फर्स्ट केस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% मतलब 0.9 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 1 में से 0.9 जाएगा, 0.1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.3 हो जाएगा, सो 0.3 इक्वल्स टू 1 माइनस RH2, RH2 इधर कर दोगे 0.31 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 0.7, दैट मीन्स 70%। डी इज द राइट आंसर। बोलो बेटा, सभी को क्रिस्टल क्लियर है, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा, ह्यूमिडिटी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी फंडामेंटल्स में आपको दिखाया जा रहा है कि चीजों को हम लोग कैसे आपस में जोड़ के देखते हैं, और आपस में जोड़ने में ही देखो एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। बोलो बेटा, शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी 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 बोलो भाई, कम ऑन बेटा एवरीवन, शैल वी मूव फॉरवर्ड। क्या बात, क्या बात। चलो तो हम थोड़ा सा और फंडामेंटल आपको देना चाहते हैं, हम लोग डिफ्यूजन के अंदर एंट्री करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि फंडामेंटल्स हम लोग काफी जान लिए, उन फंडामेंटल्स को हम लोग न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल या इक्वेशंस देने जा रहे हैं, एक इक्वेशन का रूप देने जा रहे हैं। अब हम लोग इक्वेशंस में खेलने वाले हैं, फंडामेंटल्स को इक्वेशन के साथ मिला के। लेकिन उसके पहले हम एक बार आपको बल्क फ्लो और डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि पाइप के अंदर पानी का फ्लो होना, दिस इज नॉट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन, दिस इज बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट सिंपली। ओके, एंड इसको हम थोड़ा कंपेयर करके आपको दिखाना चाहते हैं कि एक ही जगह पे कैसे बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट भी होता है और डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट एक बात तय है, ये क्यों होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है बेटा। बल्क फ्लो क्यों होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, दो पॉइंट से प्रेशर का डिफरेंस है, तो भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में आपका फ्लो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। लेकिन आपको पता है लो प्रेशर से भी हाई प्रेशर की तरफ फ्लो हो सकता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? चेतन पूछ रहे हैं सर पी सेट को कांस्टेंट क्यों लिए, प्लीज रिपीट। बेटा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था ना चेतन, और जब टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर फिक्स हो गया, बिकॉज वेपर प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और जब टेम्परेचर आप बदलिएगा नहीं तो वेपर प्रेशर तो फिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम आपका चेंज नहीं होगा तो पी सेट आपका फिक्स हो गया। चेतन क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है तो जरा सीसी लिख दो, फिर हम आगे बढ़े फटाफट। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? आगे बढ़ा जाए हम लोग। चेतन बेटा क्लियर है? जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो बेटा। चेतन 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 दिलीप राव इंगले, डाउट है तो डाउट लिख दो, एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लासेस मस्ट बी विथ 0% डार्कनेस, डार्कनेस 1% नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? क्रिस्टल क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? तो ऐसा ही हम एक जनरल एग्जांपल आपको देना चाहते हैं बेटा, जहां पे बल्क फ्लो भी होता है और डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। बल्क फ्लो होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, वहीं दूसरी तरफ आपका अगर डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करोगे तो डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट आपका होता है क्यों? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, ठीक है? तो अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको डिटेल बताने वाले हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको पता है जब आप सांस लेते हो ना, तो ये एयर कहाँ जाता है? आपके लंग्स में जाता है। लंग्स के अंदर एक थोरेसिस कैविटी होती है, और उस थोरेसिस कैविटी के अंदर एक अलवेली होती है। रुको आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से। हाँ ये देखो, देखो टॉपिक का नाम लिख लीजिए आप लोग। इसके जस्ट बाद अब हम लोग डिफ्यूजन टॉपिक लिख के पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आगे की। इन्हीं फंडामेंटल्स की मदद से हम लोग उसको बहुत ही मजबूती से उस पेड़ को बढ़ाएंगे, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दो, bulk flow transport versus diffusive transport. Bulk flow transport happens due to pressure gradient. बेटा ग्रेडियंट का मतलब समझते हो ना, कि अगर प्रेशर इस पॉइंट पे P1 है, इस पॉइंट पे P2 है, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से अगर x डिस्टेंस पर हैं, और अगर P1 ज़्यादा था तो P1 माइनस P2 बाई x, ये आपको देगा क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट। सिमिलरली आप लोग यही काम कंसंट्रेशन के लिए भी कर सकते हो, कि दो पॉइंट पे अगर यहाँ कंसंट्रेशन C1 था या CA1 था, यहाँ C2 था, और ये दोनों पॉइंट जिसके बीच में आप कंसंट्रेशन देख रहे हो ये आपका x दूरी पर है, तो यहाँ पे ठीक इसी प्रकार आप लिखोगे, अगर C1 बड़ा है तो C1 माइनस C2 एंड होल अपॉन x, और ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? ये सारी बातें तो क्लियर होंगी, हम शायद पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताए थे, ये आपको हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे, ठीक है? चलो फिलहाल इसको हम साइड में कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है? देखो यहाँ क्या फिनोमिना होता है बेटा, यहाँ फिनोमिना क्या होता है, ठीक है? सो जैसे ही हम बाहर से अब आपसे कोई पूछे कि ये दोनों कहाँ होगा, तो दोनों आपका होता है कहाँ पे? जब ह्यूमन ब्रीथिंग होती है। और ये इंटरव्यू का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, कि पूछते हैं जनरली बताइए, आप सोचने लगते हो, और सिंपली वो यही आपसे सुनना चाहते हैं, ह्यूमन ब्रीथिंग, कि अपने अंदर बताओ कहीं हो रहा है कुछ ऐसा जो बल्क फ्लो और डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट दोनों को दिखा रहा हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ आपने बाहर से एयर लिया, ठीक है? बाहर से आपने क्या किया? बाहर से आपने एयर लिया, और ये जो भी एयर आपने बाहर से लिया, सक किया, इसका देखो पूरा काम कैसे होता है, हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका गया, ये फंडामेंटल का आखिरी पार्ट है, इसके बाद डिफ्यूजन हम लोग पढ़ सकने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है? ये आपने बाहर से क्या लिया बेटा? एयर, ठीक है? और यह एयर सीधा कहाँ चला गया आपके? ये चला गया आपके लंग में। जैसे ही ये लंग में गया, जैसे ही ये लंग में गया, लंग के अंदर एक पार्ट होता है थोरेसिस कैविटी। ये नाम याद नहीं रखना है, आई रिपीट बेटा, नाम याद नहीं रखना है, थोरेसिस कैविटी। और इस थोरेसिस कैविटी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसे आप कहते हो अल्वेली, अल्वेओली। ये जो अल्वेओली होता है ये एक तरह से फूलता पिचकता है। तो जब आप सांस लेना बाहर से स्टार्ट करते हो उस समय क्या होता है इसके साथ? ये पिचक जाता है, सॉरी फूल जाता है। और जब ये फूलता है, पहले इतना था, ये फूल गया, क्या होगा? पहले ऐसा था अगर, तो ये फूल गया। जैसे ही फूल गया, फूलने के कारण क्या हो जाएगा? इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण अब क्या होता है? बाहर से आप एयर को ले सकने में सक्षम हो जाते हो, और जैसे एयर अंदर भरती है तब तक भरती है जब तक कि ये अंदर का जो प्रेशर है, ये बाहर का, जहां से आप इसे ले रहे हो एयर को, बाहर के प्रेशर के, PATM जो बाहर का प्रेशर है उसके
ये वाला प्रेशर जब तक बराबर ना हो जाए, तभी तो आप सोए रहते हो, तब भी आपका काम चलता रहता है, आपको सांस अपने साइड से नहीं लेना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली आपका बॉडी करता है काम। ठीक है, ये काम आपका बॉडी ऑटोमेटिकली करता है। तो ये आपका लंग अंदर कैसे फंक्शन करता है कि ऑटोमेटिकली उसको बार बार फुलाएगा, और जब फुलाएगा तो अपने आप प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब प्रेशर घट जाएगा तो अपने आप बाहर से अंदर एयर जाना ही जाना है भैया। क्यों भाई, प्रेशर तो मेंटेन रखना है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा ना है? अब जब वो अंदर जाता है, अंदर भर जाता है, और जब भर जाता है अंदर, तो अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर मौजूद होता है क्या, उनके अंदर मौजूद होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जानते हो ना, एवरीवन नो बेटा अबाउट हेमोग्लोबिन, सभी को पता है ना, है हेमोग्लोबिन क्या होता है। तो ये जो हेमोग्लोबिन होता है, यह हेमोग्लोबिन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन दीज आर प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये हेमोग्लोबिन ही काम करता है क्या, ऑक्सीजन को लेने का। कहां से लेने का काम करता है, एयर से। अब ऐसा क्यों होता है जानते हो, क्योंकि जो आपका ब्लड होता है ना, देखो अब यही पे पूरा कहानी आपको फिक्स हो रहा है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पे जो आपका ये ब्लड है, ठीक है, जैसे ही ब्लड आपके एयर के कांटेक्ट में आया, तो होता क्या है आपका, कि एयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ये आपका मोर होता है इन कंपैरिजन टू दिस ब्लड कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है, ट्रांसफर, वो स्टार्ट हो जाता है ब्लड के साइड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा CO2 है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड के अंदर जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है, और जो एयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन होता है, ब्लड के अंदर आपका CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एयर में आपका कम होता है। अब क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड अपने अंदर का मौजूद CO2 एयर को देने लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका डेल्टा C ऑफ CO2 प्रेजेंट है। इस प्रकार लेते हो, अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होके CO2 थोड़ा उसमें ऐड हो जाता है, और आप बाहर से सांस से छोड़ देते हो। तो ये जो पूरा सिस्टम आप लोगों ने देखा बेटा, ये पूरा सिस्टम, इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो आप देख रहे थे, ये एयर बाहर से अंदर का सक होना, यही हमारा क्या था बेटा, ये था बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट। ये क्या था हमारा, ये था बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो ये अंदर, ये थोरेसिस कैविटी के अंदर, अलवेली के अंदर, जब हेमोग्लोबिन ब्लड वेसल से कांटेक्ट में आया, हेमोग्लोबिन ने वो ऑक्सीजन लिया, तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना यहाँ पे हो रहा था ना, ये वाला फिनोमिना, ये क्या था इसका, ये वाला पार्ट आपका था बल्क फ्लो, ये बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट था, और बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट, और ये क्या था बेटा, ये आपका था डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण हो रहा था। आई होप कि आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बल्क फ्लो और डिफ्यूजिव फ्लो क्या होते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, अगर एक ही प्लेस पे भी हमें देखना पड़े तो भी। बोलो बेटा, सभी को क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप कॉपी पे लिख लो एक बड़ी सी हेडिंग, जिसका नाम है डिफ्यूजन, जिसका नाम है डिफ्यूजन। सभी को क्लियर, चेतन कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, जयंत कह रहे हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट प्रेशर पार्ट। देखो बेटा, हम फिर से रिपीट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये बताया बेटा कि आप जब सांस लेते हो, तो लंग्स के अंदर में थ्रोसिस कैविटी होती है, वहां पे अलवेली होती है, वो अलवेली फूलती पिचकती है। तो जब सांस लेना रहता है आपको, उस समय अलवेली जानबूझ के फूल जाती है, और जब वो फूलती है, ठीक उस समय आप बाहर से ऑटोमेटिकली अंदर एयर जाना शुरू कर देता है। क्यों ऑटोमेटिकली एयर को अंदर जाना है, क्योंकि भाई अंदर और बाहर का प्रेशर तो चेंज हो गया ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक फ्लो भागेगी ना। अब जब ये सिर्फ, और एक बात और बता दें आपको, लो से हाई भी होता है। अब कहाँ होता है फ्लो, कैसे लो से हाई प्रेशर फ्लो होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर में थ्रोट एक होता है, वहाँ पे प्रेशर लो होता है और आगे को हाई होता है, लेकिन लो से हाई जा रहा है। तो इसके पीछे जो भी फ्लो होता है, फ्लो के पीछे हमेशा जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो केवल प्रेशर नहीं होता है, वो होता है टोटल एनर्जी, जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डिटेल में पढ़ाते हैं। चूंकि अभी हमने मुंह से नाम ले लिया, इसलिए हमने कहा कि आपको ये फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, डिटेल में आप वहां देखते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम जो आपसे बातें करें वो ध्यान दीजिए कि अब बाहर का प्रेशर अंदर प्रेशर चेंज हो गया, तो क्या होगा, बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी ऑटोमेटिकली एयर सक हो जाएगी। तो एयर का ये सक होना जो था, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण नहीं था, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण नहीं था। ये क्यों था, ये था ड्यू टू डेल्टा पी। तो इसी को हमने कहा बेटा क्या, इसको हमने कह दिया बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट। अब जब वो अंदर चला गया,
तो जो ब्लड वेसल्स अंदर हेमोग्लोबिन आदान प्रदान कर रहा है एयर के साथ कि भैया दे एयर, दे ऑक्सीजन, दे यार ऑक्सीजन, दे जीवनदायी ऑक्सीजन, और ये ले कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ऑक्सीजन दे कार्बन डाइऑक्साइड ले। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। यहाँ प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम कह रहे हैं क्या? इसको हम कह रहे हैं नेक्स्ट वन, दैट वाज डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट। और ये क्यों हो रहा है? हैपन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलो बेटा, अभी क्रिस्टल क्लियर है बेटा? मिंकू, चेतन और जयंत, बोलो तीनों लोग बताओ। क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, और डाउट है तो फिर से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को 1 घंटा और पढ़ लिया जाएगा। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्रिस्टल क्लियर? बोलो बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा, फैंटास्टिक। तो बेटा अब आप लिख सकते हो डिफ्यूजन। अब आप लिख सकते हो आज की एक बेहतरीन पहली हेडिंग, डिफ्यूजन। हम लोग फंडामेंटल से काफी कुछ सीख के आए हैं, जिसका हमें फायदा अब इस चैप्टर में दबा के मिलने वाला है, जिसका फायदा हमें इस चैप्टर में दबा के मिलने वाला है भाई साहब, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन के बारे में, वो डिफ्यूजन के बारे में हम क्या जानते हैं? हम तो ये जानते हैं ना कि डिफ्यूजन जब भी होने का है तो डिफ्यूजन के लिए एक हाई कंसंट्रेशन साइट चाहिए, एक लो कंसंट्रेशन साइट चाहिए। मतलब साफ है कि एक पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि डिफ्यूजन क्या बताता है? ये बताता है मूवमेंट, ये मूवमेंट के बारे में बताता है, ठीक है, कि जो भी मूवमेंट हो रही है वो किधर से किधर हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाई से लो की तरफ क्यों हो रहा है भैया? हाई से लो की तरफ ये इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसको ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चाहता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को खत्म कर दो। तो ये तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म ना हो जाए, ठीक है। अगर डिफ्यूजन की बातें करोगे तो डिफ्यूजन कहाँ होता है बेटा? इट हैपेंस वेयर? इट हैपेंस वेयर? सो डिफ्यूजन होता है गैस और लिक्विड में। आप कहोगे सर सॉलिड में भी तो होता है। सर हमने कॉलेज में पढ़ा था सॉलिड के बारे में, है हमारे सर जी एक तो लिखवाए थे, है नट्सन डिफ्यूजन लिखवा दिया था, एक तो सरफेस डिफ्यूजन लिखवा दिया था, है। एक सरफेस डिफ्यूजन होता है, एक नट्सन होता है, एक फिक्स डिफ्यूजन भी होता है सॉलिड के लिए। सॉलिड डिफ्यूजन फॉलोड फिक्स लॉ, सॉलिड डिफ्यूजन फॉलोड नट्सन लॉ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ 2 लिख रहे हैं आपका हम, नट्सन डिफ्यूजन, वो हम आगे डिफ्यूजन में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे नट्सन डिफ्यूजन क्या होता है, या सॉलिड डिफ्यूजन फॉलोड फिक्स लॉ एंड सॉलिड डिफ्यूजन फॉलोड नट्सन लॉ क्या होता है। तो सरफेस डिफ्यूजन बेटा आगे डिटेल में पढ़ोगे। अभी ये जान लो कि चाहे सरफेस डिफ्यूजन हो चाहे नट्सन डिफ्यूजन हो, सरफेस डिफ्यूजन में सॉलिड नहीं डिफ्यूज कर रहा था। अगर अगर ये सॉलिड है ना, ये कहाँ से सॉलिड ले आए कुछ भैया, कुछ सॉलिड आ जाओ। जैसे ये देख लो भैया, ये सॉलिड है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे ना फुदक फुदक के कौन, गैस, इधर से कूद के इधर जाएगा, इधर से कूद के इधर जाएगा, कहेगा अरे भाई साइट ही साइट है, इतना सारा साइट खाली है, मैं कूदूंगा। कौन कूद रहा है? सॉलिड नहीं कूद रहा है, गैस कूद रहा है। नट्सन डिफ्यूजन में भी वही रही, आपका कोई पोर है, बहुत छोटा सा पोर है, बहुत छोटा पोर है, उसके अंदर नहीं घुस पा रहा, आसानी से जा रहा है, डिफ्यूज होके जा रहा है अंदर। तो अब सॉलिड तो एज इट इज पड़ा हुआ है, डिफ्यूज कौन हो रहा है? इसके नट्सन वाले में भी, ये भी आपका हो रहा है गैस। तो सॉलिड नहीं डिफ्यूज हो रहा है, आपका डिफ्यूज कौन? सॉलिड तो ये है, लो कहाँ डिफ्यूज हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो सॉलिड जनरली आप इस तरह से डिफ्यूज नहीं कहते हो। हाँ अभी आप कहोगे सर तो नैप्थलीन बॉल होती है, वो तो सॉलिड है और ये सीधे सीधे ऊपर डिफ्यूज हो रही है। तो सॉलिड का जो भी पार्ट है, वो सॉलिड जब आपकी वेपर फॉर्म में बन रही है, वो वेपर रूम के अंदर में डिफ्यूज हो रहा है, वो जो वेपर है वो आपका रूम के अंदर में डिफ्यूज हो रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ ये कहते हैं कि डिफ्यूजन कहाँ हैपन होता है? डिफ्यूजन हैपेंस इन गैस एंड लिक्विड। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि क्या ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, ये मूवमेंट केवल कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ही हो सकता है? चलो एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस रास्ते में एक वॉल हमने खड़ी कर दी है और दोनों साइड में हमने प्रेशर सेम रखा है, पी एंड पी, और इधर का टेम्परेचर हमने रख दिया है कुछ 20 डिग्री सेल्सियस, और इधर का रख दिया हमने कुछ 90 डिग्री सेल्सियस। बेटा जैसे ही हम ये बीच का ये वॉल हटाएंगे, बता सकते हो क्या होगा यहाँ पे? कैन यू टेल मी बेटा, जरा बताओ तो, कमेंट सेक्शन को भर दो जरा लिख के, क्या होगा? 90 से 20 की तरफ भागेगा, 20 से 90, एज इट इज, हाँ
ऐसे पड़ा रहेगा, सोया रहेगा कुंभकर्ण की तरह? बताओ भैया, टेल मी बेटा एवरीवन, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पर? 20 से 90 जाएगा कि 90 से 20 जाएगा कि एज इट इज कुंभकर्ण बना रहेगा? क्या होगा इसके साथ अगर हम रास्ते में यह जो दीवाल है हटा दें? नहीं बेटा जयंत, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है अभी। जयंत, थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, बाद में आएगा। मिंकू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यस बेटा, समीर ने भी सही दिया है, समीर कांजनी, वेरी गुड बेटा। श्रेयस कोच से ने भी सही जवाब दिया है। अभी जयंत ने सही जवाब दिया है 90 to 28, ऑफकोर्स बेटा। तो इस समय आपका टेम्परेचर में डिफरेंस है, जिसके कारणवश आपका 90 डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल्स जो उनके पास ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो कहेंगे मैं 20 के साइड जाऊंगा, मैं 20 के साइड जाऊंगा। तो इस तरह से होने वाले डिफ्यूजन को ही हम लोग, ऐसा डिफ्यूजन जो डेल्टा टी के कारण हो रहा था, इसको हम लोग टेम्परेचर डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर डिफ्यूजन। वहीं दूसरी तरफ बेटा, अगर फिर यही कार्यक्रम किया जाए सेम टू सेम, और अभी हम आपसे ये कह दें, अभी हम आपसे ये कह दें कि बेटा इधर में टेम्परेचर सेम, इधर में टेम्परेचर सेम, लेकिन प्रेशर इधर P1, इधर प्रेशर P2, और P1 P2 से बड़ा है। अब बताइए क्या होगा? आप कहोगे सर जी कंसंट्रेशन दोनों साइड सेम रख रहे हैं हम, लेकिन एक साइड में हाई प्रेशर, एक साइड में लो प्रेशर, हम ऐसा कुछ मेंटेन कर दिए। अब ये क्या होगा? अब ये प्रेशर की वजह से इधर से इधर जाने लगेगा। तो अगर कुछ डेल्टा पी के कारण बस हो रहा है, टोटल प्रेशर में डिफरेंस के कारण, कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर नहीं कह रहे, टोटल प्रेशर में डिफरेंस के कारण, तो इसे आप लोग कहोगे प्रेशर डिफ्यूजन बेटा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये कह दें कि यह कंटेनर है, इसमें हमने इंक डाल दिया, टप इंक डाल दिया, इम्पेलर चला दिया, चल इम्पेलर, अब आप फोर्स कर रहे हो इंक को, चल इंक इधर इधर भाग, भाग इधर, चल उधर भाग, चल उधर भाग, फैन चला दी। अब फैन चलाने से क्या होगा? यहाँ का एयर फक से उधर भाग जाएगा, या अगरबत्ती जल रही है तो फक से उधर ढकेल देगा। तो इस तरह से कोई फोर्स भी रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है, जिसके कारणवश आपका डिफ्यूजन हो रहा हो, जो सामान्य तौर पे एडी डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इतने सारे डिफ्यूजन सर जी, इतने सारे डिफ्यूजन। तो बेटा इसमें से कोई भी डिफ्यूजन हम केमिकल इंजीनियर को पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, नो नीड टू स्टडी, नो नीड टू स्टडी, क्योंकि ऐसा जनरली किसी फिनोमिना में हमको करने की जरूरत केमिकल इंडस्ट्री में नहीं पड़ती है। हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है क्या? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ड्यू टू डेल्टा सी। और बेटा इसी डिफ्यूजन का नाम है क्या? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। और इसी मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन को हम कहते हैं, इट इज, दिस मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज द पिलर ऑफ, दिस मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज द पिलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ये केमिकल इंजीनियरिंग का बेटा क्या है? पिलर है। ठीक है, बोलो यहां तक चीजें सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? यहां तक चीजें सभी को क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलो बहुत अच्छा। तो अभी तक जो आपने पढ़ा बेटा, देखो यहाँ हमने पॉइंट टू रिमेंबर में भी लिख दिया है। क्या है? नंबर 1 पॉइंट पढ़िए, इट इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ओके बेटा। सेकेंड पॉइंट देखिए, डिफ्यूजन हैपेंस इन लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव रैंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सॉलिड अपने सॉलिड के पार्टिकल्स प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं, इसलिए वह डिफ्यूज नहीं कर रहा है। ठीक है। एंड थर्ड वन बेटा, इट कैन ऑल्सो, वही बेटा रिपीट करें मिंकू, देखिए अगर होगा कोई डाउट तो फिर पूछ लीजिएगा। इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाई डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड फोर्स, नोन एज थर्मल डिफ्यूजन, प्रेशर डिफ्यूजन एंड एडी डिफ्यूजन, बट ओनली ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इज कंसिडर्ड इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। कुछ अदर भी आपके नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्सेस हो सकते हैं बेटा, जैसे मास ट्रांसफर जिसके द्वारा टेक प्लेस हो, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर की अगर आप बातें करोगे तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सॉल्वेंट के। आपने जितना भी सॉल्युबल था अंदर में आपका पड़ा हुआ है, सेचुरेट हो गया सॉल्यूशन, अभी शुगर का जो क्रिस्टल है वो अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दो तो वही डिजॉल्व होने लगेगा। तो ये सब जो नॉन केमिकल वाले ड्राइविंग फोर्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, मिला के स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक चीजें क्लियर है? कि हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं बेटा? मिंकू क्लियर है अभी आपको बेटा?
इज इट क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? सभी लोग बताएंगे तो आपको एक वैज्ञानिक का एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट से मुलाकात कराएंगे। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? क्या बात है, क्या बात है। चलो बेटा, आपको पता है कि महान महान वैज्ञानिक लोग हुए हैं, उनके सामने हम लोग क्या ही हैं? क्या पेशेंस रखते हैं वैज्ञानिक लोग। एक ही काम, जो साइंटिस्ट ऐसे होते हैं कुछ जो इन्वेंट किए हुए हैं या डिस्कवर किए हुए हैं, एक ही काम को करते रहते हैं करते रहते हैं। बच्चे लोग तो इतने होते हैं कि 2 साल गेट दिए नहीं कि नहीं हुआ तो एकदम टूट जाते हैं। अरे अब क्या करें, तीसरा साल तैयारी करें कि ना करें, हाँ चौथा साल तैयारी करें कि ना करें। अरे बेटा, आईएएस वाला जो तैयारी करता है 6 अटेम्प्ट होता है, और कोई आईएएस एस्पिरेंट अगर जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट दिए तो पीछे नहीं हटता है। ठीक है, तो भाई आपको जो काम करना है, अगर कोई भी आप में से यहाँ ऐसा बच्चा है प्रेजेंट है या इस लेक्चर को देखने वाला है आगे, जो 1 साल या 2 साल या 3 साल भी गैप हो गया हो ना, तो डरने का नहीं। अभी आपका एज लिमिट है ना, ओके, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहो, रिदम नहीं टूटना चाहिए। यू विल गेट बेटा योर ड्रीम पीएसयू। ठीक है, आप अपने ड्रीम पीएसयू को प्राप्त करोगे, और इस साल अगर हमारे साथ बढ़िया से मेहनत कर दिए ना, बिल्कुल मिलेगा, डिट्टो मिलेगा यार। सारा क्वेश्चन आपका आएगा जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे थ्योरी हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे इंटरव्यू हो, ओपनली बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अभी साइंटिस्ट लोग के अंदर तो बहुत पेशेंस होता है भैया। ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट साहब थे, ठीक है, उनका नाम कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है, तो नाम इसलिए हम नहीं ले रहे, बस उनका प्रयोग आपको बता रहे हैं कि उन्होंने डिफ्यूजन में क्या प्रयोग किया था। ही टुक वन ब्यूटिफुल बीकर एंड अप्रोक्सीमेटली 2.5 फीट के आसपास, एक टाइपिकल आपको वैल्यू दे देते हैं। उन्होंने 2.5 फीट तक, 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है, कन्वर्जन भी याद करते चलो, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। उन्होंने यहाँ तक क्या भर दिया इसके अंदर में? ब्राइन सॉल्यूशन बेटा। ब्राइन जानते हो ना क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन नमक का घोल, वही नमक का घोल जिससे अगर कुल्ला उल्ला कर लो तो मुंह का बैक्टीरिया एक्टेरिया मर जाता है, खत्म हो जाता है, मुंह साफ रहता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन इसमें भर दिया, और फिर क्या किया उन्होंने? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी, इन्होंने क्या किया? प्रयोग अपना शुरू किया। और ब्राइन सॉल्यूशन में नमक का कंसंट्रेशन बहुत कम था, तो कह सकते हो कि नमक उतना डालने पे चेंज इन वॉल्यूम, जैसे 1 गिलास पानी ले लें, थोड़ा सा नमक डाल दें, तो यह थोड़ा ना है कि 200 ml है तो 205 ml हो जाएगा, 210 ml हो जाएगा, नाम मात्र का चेंज आएगा, नेग्लेजिबल। तो उन्होंने क्या किया फिर से, इसी वाले में जो 2.5 फीट भरा हुआ था, यक्स कंसंट्रेशन वाला, जिसमें यक्स परसेंट क्या था बेटा? यक्स परसेंट था साल्ट। यक्स परसेंट हमारा क्या था? साल्ट। ठीक है, उसमें उन्होंने ऊपर से यक्स परसेंट साल्ट वाले में, यक्स परसेंट साल्ट वाले में ऊपर से इन्होंने शुद्ध पानी डाल दिया। ठीक है, उतना ही, 2.5 फीट पहले, 2.5 फीट फिर से बाद में। ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, इस प्रकार अगर यहाँ पे सॉल्वेंट की कुल मात्रा आपसे पूछी जाए, तो यहाँ सॉल्वेंट आप ऐसे कह सकते हो, अगर ए लीटर था, तो इस सेकंड वाले केस में आपका जो सॉल्वेंट की वैल्यू थी, यहाँ पे सॉल्वेंट आपका कुछ 2A हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम सप्लाई हो रहा है बाय दैट NaCl, उसको निगलेक्ट किया हुआ है यहाँ। ठीक है, क्यों कुछ भी अंदर वॉल्यूम बढ़ाया घटा रहा है, हम ऐसा नहीं कुछ कर रहे, हमने कहा कि निगलेक्ट बहुत थोड़ा सा मात्रा है। अब जानते हो बेटा, इसको समान कंसंट्रेशन होने में कितना समय लगा? कैन यू टेल मी बेटा कि ये कितने समय के बाद कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, हर जगह यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? धीरे से उन्होंने H2O को ऊपर से डाल दिया, बहुत स्लोली स्लोली वहां उन्होंने किस तरह ऐड कर दिया, या ऊपर से ऐड था, रास्ते में हटा दिया अपना जो भी था बैरियर, धीरे से। समय बता सकते हो कितना समय लगेगा इसे पूरा कंप्लीट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने में? यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? अगर यहाँ पे पूछे कि यूनिफॉर्मिटी में क्या रहेगा कंपोजिशन, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपका यहाँ क्या आएगा? सीधी सी बात है, यक्स था ऐसे डबल कर दिए हो सॉल्वेंट, तो x/2 आपका आएगा। x/2 परसेंटेज में देखो तो x/2 परसेंटेज। कितना समय लगेगा जरा सोच के बताओ, जल्दी 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 विचार करो, बहुत ज़्यादा लंबा विचार मत करना, क्योंकि लेक्चर बहुत तेज़ी से समय बीतता जाता है यार। 24 मिनट लेफ्ट ओनली, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लें अगर हम लोग, तब भी 34 मिनट ही बचा हुआ है लेक्चर का, तो 24 से 34 मिनट बचे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट बता दो भाई, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस लेक्चर बियॉन्ड 2 आवर। अभी 2 घंटे से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। ठीक है,
ओ देखो पूरा अपनी उम्र बताने लगा। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी बताओ भाई। काफी समय, अरे कितना समय भैया समीर? 2-3 हज़ार साल? 50-50 करोड़ साल? कितना समय, कितना लगेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 10 साल, 100 साल, 1 हज़ार साल, 10 हज़ार साल? कुछ तो समय बताओ यार हमें। सब सोच में पड़ गए, सभी सोच में पड़ गए। या श्रेयस ने कहा सर विद इन सेकेंड्स। वेरी गुड बेटा। बाकी लोग भी, सभी लोग तो बताओ यार, अपनी अपनी थिंकिंग हमसे शेयर किया करो यार। गलती होगी ना, और क्या हो जाएगा है? कोई अंग्रेज थोड़ी ना है, हिटलर थोड़ी ना है कि तुरंत ही उठा के टांग देगा है। गलतियों से इंसान सीखता है। जैन ने कहा कि फ्यू मिनट्स। बहुत अच्छा बेटा। और बाकी सभी लोग जवाब दो यार, सभी लोग जवाब दो। हम्म चेतन बेटा आप भी बताओ। अनिकेत, पाटिल, मिंकू, अचल, अरीशा, शिवांशु, जयंत, विभास बेटा आप भी बताएं। संकेत, आर्यन मिश्र, सभी लोग बताइए बेटा। एवरीवन आई वांट आंसर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट। मिंकू ने कहा मच टाइम। मिंकू ने कहा दो, पता नहीं दो क्या बोला है, दिन बोले हो कि ईयर बोले हो। समीर ने कहा सर 5 घंटे के आसपास लग जाएंगे। चलो काफी जवाब आ गए हैं, तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी। मिंकू ने कहा 2 घंटे। ओके, कि अभी जो आपके फ्रेंड ने बताया था उससे हम रिलेट कर रहे हैं आपको यहाँ। इन वैज्ञानिक ने 10 साल के बाद देखा, आफ्टर 10 ईयर्स, तो जानते हो क्या पाया? कि जो फाइनल कंपोजिशन हर जगह होना चाहिए था, उसका केवल 87.5% ही अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अंदर में H2O, और ये साल्ट नीचे से जाके H2O में डिफ्यूज हुआ है। समझ रहे हो? फिर इन वैज्ञानिक ने फिर से कुछ साल छोड़ दिया और 28 साल के बाद देखा बेटा, तो 28 साल के बाद भी ना ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ था। 99% तक ही यूनिफॉर्मिटी पहुंची थी। और अभी 2 पॉइंट का यहाँ का कंसंट्रेशन जब ले रहे थे, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कि एक जैसा हो गया, तो अभी यहाँ का और यहाँ का कंपोजिशन में देख रहे थे तो 1% का अभी भी डिफरेंस आ रहा था। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, जैसे कल ओ माई गॉड हो गया 600 गुना हो गया था, देखो आज 28 साल हो गए हैं। तो इस आधार पे निष्कर्ष निकला क्या, कि भैया जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है ना, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो, ए वेरी स्लो प्रोसेस। अब इसी में अगर हम एक इम्पेलर डाल दें, इफ, तब बता सकते हो कितनी देर में ये कंसंट्रेशन समान हो जाएगा बेटा? प्लीज टेल मी। अगर एक इम्पेलर हम बीच में लगा दें, मिक्स करें हम बाहर से कुछ ड्राइविंग फोर्स दे करके, कैन यू टेल मी बेटा? अगेन सोच के बताओ कितना समय लगेगा। देखते हैं इस बार कैसा बताते हो, सही बताते हो कि इस बार भी ओ माय गॉड करना पड़ता है। जल्दी बताओ, कम ऑन, कितना समय लगेगा? क्या बात, क्या बात, क्या बात। लगभग बेटा सभी लोग बता दो तब हम बताएंगे। या बेटा नाउ विद इन सेकेंड्स, अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में उन्होंने देखा कि ये यूनिफॉर्म हो गया। और इसे कहते हैं एडी डिफ्यूजन। दैट्स वाई कहा जाता है कि एडी डिफ्यूजन इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस। ठीक है, अब एक बात और समझ लेना बेटा, एक बात और समझ लेना आप। वो क्या, वो बात क्या है? वो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर नमक के साथ ये कहानी हुई तो हर एक कंपोनेंट के साथ 28 साल लगने वाला है। अभी इंक डाल दीजिए पानी में और देखिए इंक का डिफ्यूज होना अंदर में। हम भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे किस दिन, अगर मौका लगा आप करना जाके। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना, कल हमने इसका डायग्राम दिखाया था ना आपको। ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना और उसके अंदर इंक की एक बूंद डाल देना, देखना मस्त तरीके से डिफ्यूज होते होते कुछ मिनट में, एक सेकंड नहीं लगेगा, फिलहाल कुछ मिनट लगेगा उसमें भी, और कुछ मिनट में आपका कंपोजिशन आप देखोगे लगभग लगभग समान हो गया है। ठीक है, तो इंक के केस में या और दूसरे कंपोनेंट है, ऐसा नहीं कि इसमें 28 लगेगा, हर जगह 28 लगेगा। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए ना मेरी बात को? तो वही देखो यहाँ पे हमने आखिरी के 2 पॉइंट्स लिखे, आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन is a very slow process, whereas AD diffusion is a very fast process. So molecular diffusion is the pillar of chemical engineering. बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? क्या हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव फॉरवर्ड? एक बार सभी लोग क्रिस्टल क्लियर लिखोगे। कम ऑन बेटा, एवरीवन, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? बोलो भाई, सभी को क्रिस्टल क्लियर है?
बोलो बेटा, क्रिस्टल क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ा जाए? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को क्लियर है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें हम और जानते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो यहाँ देख सकते हो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बारे में हमने वही बात जो अभी हमने ओरली आपको बताई थी वो यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ होल एक्सपेरिमेंट? बेटा श्रेयस होल एक्सपेरिमेंट केवल ये बताना चाहता था कि एडी डिफ्यूजन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना फास्ट होता है। तो हम पढ़ते क्या है? जो स्लो होता है उसको फास्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एडी डिफ्यूजन में हमें कोई स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन होल केमिकल इंजीनियरिंग में आप देखोगे जब भी डिफ्यूजन का क्वेश्चन आएगा तो आप पाओगे टेम्परेचर और टोटल प्रेशर। टेम्परेचर और टोटल प्रेशर ये आपका कांस्टेंट होगा। और जो भी हम स्टडी करेंगे हमेशा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के पीछे परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कहीं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको हमें फास्ट कराना है, तो कैसे कराना है सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर एग्जाम आप इंडस्ट्री में क्या कराना चाहते हो, मॉलिक्यूलर या एडी? तो हम तो एडी ही कराना चाहेंगे हमेशा। लेकिन जहां मॉलिक्यूलर होता है उसको छेड़ नहीं सकते हो ना, जिसमें नेपथलीन की बॉल है, या रूम फ्रेशनर ले आते हो बाथरूम वगैरह में लगाते हो आप, ओडोनिल वगैरह। अब वो क्या है? वो तो नेचुरली ही आपका डिफ्यूज होगा ना, नेचुरल से ही होगा। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से ही तो वो पूरा पूरा खत्म होगा। तो इन सब केसेस में हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ती है सब कुछ कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, जिसमें आप पूरे ही चैप्टर में देखोगे हर जगह जो भी डेटा न्यूमेरिकल लगाओगे, टोटल प्रेशर आप चेंज नहीं करोगे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा श्रेयस? और इससे निष्कर्ष कंक्लूजन यही निकला कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कुछ के लिए सेकंड्स लग सकते हैं, कुछ को मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के थ्रू पूरी तरह से डिफ्यूज होकर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को खत्म करने में मिनट लग सकते हैं, कुछ को घंटों लग सकते हैं, कुछ को ईयर्स लग सकते हैं। ओके बेटा, चलो क्रिस्टल क्लियर। तो अभी यहाँ देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है, और एक बात और यार, जब हम ऐसे कुछ लिखे रहते हैं डेफिनेशन, तो जल्दी जल्दी उसको लिखने के चक्कर में मत पड़ जाया करो। अगर कुछ नोट करना चाहते हो ऐसे फॉर्मेट में तो आप उसको बाद में पीडीएफ से आज रात में मिडनाइट में हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 की पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से सेम डे में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब हम सेम डे में आपको देंगे, डोंट वरी। तो जो भी आपका है ये, इसको बाद में पीडीएफ से उतना 2-4 लाइन स्पेस छोड़ दो, रिवीजन करते समय पीडीएफ से डाउनलोड कर लो। तो जल्दी 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 नोट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर जो मुंह से बोल रहे हैं वो सुनो। अगर सुन लोगे ना तो नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार। सुन लोगे तो नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट यहाँ ध्यान से देखो, इट इज द physical movement or physical flow of component through a mixture of a substance by virtue of difference in concentration of diffusive component। concentration of diffusive component। तो आई होप बेटा ये पहला वाला आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी लिखा नहीं हमने केवल ये लिखा है कि या फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल फ्लो है कंपोनेंट की किसी मिक्सचर में किसी सब्सटेंस की उस डिफ्यूजिव कंपोनेंट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा बेटा। ठीक है, सभी को क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? डिफरेंस इन कंसंट्रेशन कॉजेस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू मूव इट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो हमने आपको बताया कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस के कारण जो कंपोनेंट होता है मिक्सचर का वो मूव करने लगता है, चलने लगता है, कहां से कहां? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। एंड दिस मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट इज इन सच अ डायरेक्शन, वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा एज टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन जो है इक्वल हो जाए। अब लो से थोड़ी ना हाई की तरफ भागने लगेगा नेट है, ले भैया तू 20 था तू 50 हो जा, और मैं 10 था मैं 5 हो जाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। नेट जो आपका ट्रांसफर होगा वो हाई से लो की तरफ, और तब तक होगा जब तक कि इक्वल कंसंट्रेशन ना हो जाए। तो ये क्यों होता है? दिस मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट इन इज इन सच अ डायरेक्शन एज टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट एंड टू डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, नस्त नाबूद कर देना, किसको? द कंसंट्रेशन डिफरेंस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बोलो बेटा, ये बेसिक डेफिनेशन सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? बोलो 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 बेटा, सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं। थोड़ा सा लेक्चर और बचा हुआ ही, 15 से 20 मिनट में गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर सभी को? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर?
एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? ये मोबाइल फिर से चार्ज हो गया है, ले लो भैया मोबाइल को वापस। आजा भाई, 7-8%। एक्चुअली इतना बात हो जाता है ना फोन से, इतना काम हो जाता है, कितना चार्ज करो ये ऑफ हो जाता है। बैटरी भी थोड़ी सी पुरानी हो गई है लगता है। चलो क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में, जो अगर हम पढ़ लेना तो ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या फिर ये डिफ्यूजन चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, उन फंडामेंटल्स को अगर हम अलग से पढ़ लें। तो वही फंडामेंटल्स हमने लिखे हैं, आप नोट कर लो इसे। 1 से लेकर 7 तक आपको हम कुछ समय दे देते हैं क्योंकि अभी इसके नोट आपको बनाने हैं। तो फटाक से 1 से 7 तक आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे को बढ़ते हैं। 1 से 7 तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे को बढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा? नोट करके डी लिख देना, डी फॉर डन। डी फॉर डन। जैसे ही नोट हो जाए लिख देना डी फॉर डन। हो गया सर। चेतन दिलीप राव इंगले का ये टाइम बड़ा खतरनाक दिखा रहा है जी। लगता है आप मोबाइल में अपने टाइम नहीं सेट की हो क्या? आपका एम हो रहा है यार, हम सबका तो पीएम हो रहा है। आपका नंबर, ये समय क्यों अलग दिखा रहा है यार? चेतन, ऐसा क्या कर दिए हो? संकेत, संपत, मिंकू और कौन कौन है जिसने जिसने भी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई है बेटा, प्रोफाइल पिक लगा लीजिएगा। अरीशा, समीर, एवरीवन बेटा, नहीं तो आईडी आपकी रिफ्रेश नहीं होगी। नए बैचेज, स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस सेट जो भी आएंगे आपके में ऐड नहीं होगा। इसलिए प्रोफाइल पिक को जल्दी से प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक वहाँ लगा लीजिएगा। ठीक है बेटा, जिसकी भी सेट ना हो। हाँ, टाइम आपका कैसे चेंज दिखा रहा है जी चेतन? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो बेटा फर्स्ट वन इज मीन फ्री पाथ, जिसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन मोलर कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। देन वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मोलर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। देन हम लोग कंसंट्रेशन डिफरेंस के बारे में जानेंगे, थोड़ा वो तो बता दिए हैं, 10-20 सेकंड और लेंगे वहाँ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में, उससे चलते हुए मोल ट्रांसफर रेट। अब ये 6वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेज ड्रिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ें आती हैं जो 3 नंबर वेलोसिटी वाले, मास एवरेज वेलोसिटी, मोलर एवरेज वेलोसिटी के साथ मिक्स करके लिखी जाती हैं। तो मोल ट्रांसफर रेट एंड मोलर फ्लक्स। ओके बेटा, चलो तो फटाफट हम लोग आज इसमें से कोशिश होगी। समय कितना बचा हुआ है अभी? लगभग 10-15 मिनट। तो हम मीन फ्री पाथ को आज देख लेते हैं एटलीस्ट। तो क्या होती है मीन फ्री पाथ, ध्यान से देखें बेटा। सपोज करिए आपके पास बेटा एक कंटेनर है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपने कोई लिक्विड भर के रखी हुई है। तो मीन फ्री पाथ समझाने के लिए हम एक वेपर का पार्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि डिफ्यूजन में वेपर पार्टिकल के बारे में बातें नहीं हम लोग करेंगे, अंदर जो इंक ही इधर उधर फैल रहा था उसके बारे में आप बात करोगे, इंक के बारे में। लेकिन समझाने के लिए हम एक टाइपिकल एग्जांपल आपको वेपर का बबल ले ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको हीट किए नीचे से और हीट करके छोड़ा तो एक बबल बन गया, सपोज कर लो यार यहाँ। ठीक है, वो बबल चला, रास्ते में टकराया दूसरे बबल से, दूसरे पार्टिकल से, या बबल नहीं मानना चाहते तो मान लो इंक या कुछ भी अंदर डिफ्यूज हो रहा था, वो डिफ्यूजन के दौरान में किसी पार्टिकल से टकराया और टकरा के ये अपने डायरेक्शन को बदल लिया, इधर आ गया, फिर 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 इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, टकरा के इधर उधर घूम रहा है। देखते रहो, ये इसका रास्ता है, ये इसका रास्ता है। ठीक है, ये इसका रास्ता है, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया। मान लो बबल था तो फिर वो ऐसे जाके ऊपर से निकल गया। बबल नहीं था, कोई अंदर पार्टिकल था जो सिंपली लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा था कुछ, तो ठीक है डिफ्यूज होने दो। तो इस प्रकार यह पार्टिकल
अगर यहाँ से शुरू हुआ ये 0.1 और फाइनली अगर यहाँ तक मान लो आप देख रहे हो इसको 0.2, इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में आप देखना चाहते हो इसका मीन फ्री पाथ क्या है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में अगर आपको देखना है इसका मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्या देखना है जानते हो, कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, ठीक है। मान लो अभी यहां पे इसने कुल डिस्टेंस जो चला, सपोज करो ये डिस्टेंस इसने चला तकरीबन 2500 mm, और इस 2500 mm को चलने के लिए ये टोटल इतना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, ठीक है, यह टोटल इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और इस दौरान ये बार बार देखो, एक बार टकराया यहाँ, फिर एक बार टकराया, 2 3 टक्कर, 4 टक्कर, 5 टक्कर, 6, ऐसे मान लो एक टाइपिकल वैल्यू दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, टोटल जो कोलिजन हुआ बेटा, कोलिजन, ये कोलिजन वो कितना हुआ, कोलिजन आपका सपोज करो हुआ इसने 50 टाइम्स। तो अभी अगर यहाँ आपसे पूछे कि लैम्डा क्या होगा, बहुत आसान है, आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड upon total number of collisions to travel that distance, and that becomes equal to 0 0 cancelled, 5 5 is 25, ये आ गया 50 mm। तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। बोलो सभी को क्लियर है ना, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, इट इज नोन एज मीन फ्री पाथ, इट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। जैसे अभी आप अगर यहाँ बैठे हो ना अपने रूम में, आप अपने रूम में बैठे हुए हो, अगर उस रूम में हम आपसे पूछें कि बेटा इस रूम में एक बात हमको बताओ कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो तो ये एयर के जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं क्या ये बिना टकराए आपस में चलेंगे, ये बताओ बेटा, जस्ट टेल मी यस और नो, क्या ये बिना टकराए आपस में चलेंगे, नहीं, इनकी लगातार आपस में टक्कर हो रही होगी, इनकी लगातार आपस में कोलिजन हो रहा होगा। और इस प्रकार किसी डेल्टा टी टाइम में देखो कि यहाँ से वहां तक पहुंचने के दौरान इसने कुल कोलिजन में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप ये निकाल लोगे कि पर कोलिजन एवरेज डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है, पर कोलिजन एवरेज डिस्टेंस यह कितना ट्रेवल कर रहा है। बोलो बेटा मेरी बातों को समझ रहे हो ना आप सभी, एवरीवन बेटा क्रिस्टल क्लियर हम क्या कहना चाहते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो तो हम आगे बढ़े। और आपको पता है एयर के लिए यह वैल्यू तकरीबन 68 नैनोमीटर के आसपास होती है। अगर आप एम्बिएंट प्रेशर में बैठे हुए हो तो एम्बिएंट प्रेशर में हर एयर का पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है फ्री फ्लो चलता है, फ्री पाथ, जब तक वो चला बिना टकराए उसको कहते हैं फ्री पाथ, ठीक है। और अगर टकराया तो हर बार फ्री पाथ की वैल्यू सेम तो होगी नहीं, हर बार आपके फ्री पाथ की वैल्यू सेम होगी क्या, नहीं सेम नहीं होगी। तो जो फ्री पाथ इसका है उसका एवरेज कितना है, तो आप किसी भी डेल्टा टी टाइम में देख लो कि इसने टोटल कोलिजन कितना किया और उस टाइम इंटरवल में, उस टाइम पीरियड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट विल गिव यू मीन फ्री पाथ। एयर के लिए एम्बिएंट प्रेशर पर, जैसे इस रूम में अगर हम एम्बिएंट प्रेशर पर बैठे हैं तो हर एयर का जो मॉलिक्यूल है अगले से टकराने के पहले बिना टकराए 68 नैनोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9, शायद सही बोल रहे हैं, -9, हाँ नैनो, 10 टू द -9 मीटर होता है। आप समझ सकते हो कितनी छोटी वैल्यू हो गई यार। बोलो सभी को क्लियर है ये, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर। सोचा था आपने कि यार अगर एक एयर का मॉलिक्यूल है और ये चल रहा है रूम के अंदर, ये एयर का एक मॉलिक्यूल और किस पे है 760 mmHg पर, 760 mmHg पर, तो ये जब ये चलेगा तो फिर दूसरे से टकरा के जब अपना चेंज किया तो इस दौरान इसने जो मीन फ्री पाथ अगर आप देखो तो वो जो वैल्यू आई अगर मीन निकालने के बाद, तो वो मीन जानते हो कितना आया, ये मीन आया 68 नैनोमीटर, नैनो समझते हो, यानी कि 68 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। इतनी मतलब बहुत थोड़ा सा ही चल के ये टकरा जा रहा है, थोड़ा सा चल के टकरा जा रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि अगर यही हम रूम के अंदर में वैक्यूम क्रिएट कर दे, वैक्यूम समझते हो ना बेटा, प्रेशर कितने तरह के होते हैं, एक बार थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे,
फंडामेंटल थोड़ा आपको दे रहे हैं एक स्लाइड पे, उसके पहले ये देख लो दोनों पॉइंट। द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स व्हिच मॉडिफाइज इट्स डायरेक्शन बदलती है, और हाई पावर वाला अगर लो से टकराएगा तो हाई वाला लो को एनर्जी भी दे देगा, और भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर वो गर्म हो गया हाई टेम्परेचर से टकरा के तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो जो भी इसका डायरेक्शन, एनर्जी और अदर पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है बेटा, अभी यहां ध्यान दो, जो प्रेशर होता है, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है आपका गॉज प्रेशर, एक होता है आपका वैक्यूम प्रेशर, और एक तो आप जानते ही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड वाले 760 mmHg होती है। अब एब्सोल्यूट का मतलब है कि वहां पे एक्चुअल में कितना है। जरूरी तो है नहीं यार कि हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा? ऊंचाई पे चले जाओ ना, जाओ ऊंचाई पे, पहाड़ों पे चढ़ जाओ एकदम पहाड़ पे ऊपर, तो क्या वहां का प्रेशर यहाँ का प्रेशर समान है? नहीं, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जगह जगह अलग अलग होता है। और टैंक के अंदर क्या जरूरी है एक एटीएम पे ही काम करोगे? भैया टैंक के अंदर 5 एटीएम भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। अमोनिया बनाएंगे हम खतरनाक वाला, 1000 एटीएम वाला हम करेंगे, और बताओ, हो सकता है ना? तो प्रेशर तो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये प्रेशर को हम, जो एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। दिस इज एक्चुअल प्रेशर, दिस इज एक्चुअल प्रेशर। जैसे अभी रूम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ का एक्चुअल प्रेशर है, तो यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर भी 760 mmHg है, और एटीएम प्रेशर भी 760 mmHg है। लेकिन वही अगर हम गॉज प्रेशर कहते हैं बेटा, तो गॉज का मतलब होता है कि अबव एटमॉस्फेरिक, ये बताता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर कितना है प्रेशर। जैसे एक टैंक के अंदर, एक टैंक के अंदर अगर हम कह रहे हैं, मान लो ये टैंक है बेटा, ये टैंक है, ठीक है, इस टैंक के अंदर हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा 3 एटीएम का गॉज प्रेशर है। आप बता सकते हो इसके अंदर में एक्चुअल में प्रेशर कितना है? पी एक्चुअल क्या है भैया? पी एक्चुअल मतलब पी एब्सोल्यूट। भाई 3 एटीएम गॉज कह रहे हो, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि एटीएम से 3 ज्यादा है। यू वांट टू टेल मी दैट एटीएम द प्रेशर देयर इज 3 एटीएम मोर देन एटीएम, तो एटीएम प्लस 3 एटीएम दैट विल गिव अस 4 एटीएम प्रेशर। इसका मतलब बेटा यहाँ एक्चुअल प्रेशर क्या आ गया? 4 एटीएम। बोलो समझ रहे हो ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? मतलब साफ है कि अगर आप गॉज प्रेशर से एब्सोल्यूट प्रेशर में आना चाहते हो, तो उस गॉज प्रेशर में आपने क्या किया है? गॉज प्रेशर में आपने क्या किया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दिया है। तो ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। वहीं दूसरी तरफ वैक्यूम प्रेशर क्या बताता है? ये बताता है बिलो एटीएम। ये क्या बताता है बेटा? बिलो एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है। तो एक बात तो तय है कि वैक्यूम प्रेशर की मैक्स वैल्यू 760 mmHg तक हो सकती है, जो परफेक्ट वैक्यूम हो जाए, क्योंकि 760 mmHg कम है यहाँ। अगर मान लो वैक्यूम कहते 760 mmHg, मतलब 760 कम मतलब कुछ है ही नहीं है। पार्टिकल डेंसिटी जीरो मतलब पार्टिकल है ही नहीं है। एब्सोल्यूट वैक्यूम, टोटल वैक्यूम है भैया। तो वैक्यूम प्रेशर कैसे? मान लो हम कहीं कह रहे हैं वैक्यूम प्रेशर, मान लो हम कह रहे हैं कहीं कि यार 200 mmHg का वैक्यूम है यहाँ पे, मतलब जानते हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे प्रेशर ना एटमॉस्फेयर से 200 mmHg कम है। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से 200 mmHg कम है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे हमको बताएंगे कि तब यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या था, वहाँ एब्सोल्यूट एक्चुअल प्रेशर क्या था वहाँ का? अगर 200 mmHg प्रेशर को हम एक्चुअल प्रेशर में आपसे पूछें कि एक्चुअल आप बताओ, बिना वैक्यूम लगा एक्चुअल प्रेशर कितना था, आप बताओ जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा कितना था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी 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 फटाफट सभी लोग बताएंगे। प्लीज टेल मी बेटा, एवरीवन, एवरीवन बेटा। बहुत अच्छे बेटा, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो ये आप लोगों ने कैसे जाना? इस बार आपने एक्चुअल प्रेशर यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर आपको जब निकालना था, तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आपने उस वैक्यूम प्रेशर को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया, कहानी खत्म। तो आई होप कि प्रेशर का ये भी फंडामेंटल आपको क्लियर होगा। 200 mmHg मतलब एटीएम से 200 mmHg कम, तो एटीएम मतलब 760, तो 760 से 200 कम, तो 760 में से 200 घटा दिया, 560 mmHg। ओके, इसका मतलब क्या है? इट मींस प्रेशर इज पी एब्सोल्यूट इज 560 mmHg। ओके बेटा, सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? चलो, तो अभी हम आपको कुछ बातें बता रहे थे। यहाँ पे हमने आपसे ये कहा था कि ये जो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हैं,
तो पार्टिकल्स की संख्या जो भी है उस समय एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से टकराने में जो डिस्टेंस मीन एक एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है वो 68 नैनोमीटर का है। लेकिन आपको पता है अगर हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दें, ठीक है, तकरीबन 220 एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बता रहे हैं, मतलब वैक्यूम प्रेशर के फॉर्म में आपको नहीं बता रहे, हम वैक्यूम प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। जो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर 760 mmHg था, अभी अगर उसको हम घटा के 260 या 220 mmHg कर दें तो जानते हो 220 mmHg पे ये दो पार्टिकल्स के जो बीच का ये मीन फ्री पाथ है ये क्या होगा हम नहीं पूछेंगे, आप ये बताओ बढ़ेगा कि घटेगा। हमने प्रेशर को घटाया है और मीन फ्री पाथ के साथ क्या होगा ये आप हमको बताओ, बस बताओ। इंक्रीज के लिए आई लिखो, डिक्रीज के लिए डी लिखो, इंक्रीज के लिए आई लिखो, डिक्रीज के लिए डी लिखो। हमने कहा है कि प्रेशर को अगर हम घटा दें, प्रेशर को अगर हम घटा दें तो मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर घटा दें तो मीन फ्री पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। इंक्रीज के लिए आई लिखें, डिक्रीज के लिए डी लिखें। श्रेयस ने कहा डिक्रीज, आर्यन ने कहा डिक्रीज, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग बताओ बेटा प्रेशर घटाने पे मीन फ्री पाथ के साथ क्या होने वाला है। कम ऑन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बिल्कुल सही भाई, बहुत अच्छे बेटा। सो सभी का कहना है कि सर प्रेशर को घटाइएगा तो मीन फ्री पाथ भी घट जाएगा। तो 100% बच्चा लोग यही कह रहा है। बहुत खुशी होगी जान के कि सारा बच्चा गलत है, 100% बच्चा गलत है। बेटा प्रेशर घटा दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए तो बेटा टकरा कैसे जाओगे इतनी आसानी से। मतलब एक बार आप मेले में आपको भेज रहे हैं हम, अब मेले में जहां सैकड़ों हजारों लोग हैं, अब मोदी जी के भाषण में भेज दे रहे हैं आपको, या स्टेडियम क्रिकेट के स्टेडियम में भेज दे रहे हैं जहां हजारों लोग हैं भाई साहब, वहां टकराओगे आप ज्यादा है कि यूएस से आपको भेज दें जहां बंदा ही देखने को तरस जाता है लोग। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर वहां है, आबादी कम है इतनी और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो वहां टकराइएगा। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बेटा घट गया ना प्रेशर घटाने का मतलब, तो अब ये आराम से चलेगा ना। ओह इतना दूर जाके मिला कोई टकराने वाला उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? कि एक रूम में आंख बंद करके अगर 50 लोग डांस करेंगे तो भड़ 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 टकराएंगे बार बार, और एक बड़े रूम में खाली 5 लोग डांस करें तो कम टकराएंगे, और उसी रूम में खूब बड़ा रूम हो और 2 लोग डांस करें तो पता नहीं कितना चलते जाएंगे तब जाके टकराएंगे। बोलो समझ रहे हो? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? दैट मीन्स if you are going to decrease pressure then lambda will increase। आए गजब बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये हो गया भैया प्रेशर डिपेंडेंस, ये हो गया क्या? प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ लैम्डा। ठीक है, और आपको जान के खुशी होगी बेटा कि अगर हम इस वैक्यूम को घटाते घटाते रियल प्रेशर जो हमारा है, अगर वो रियल प्रेशर तकरीबन हम लोग 8 इंटू 10⁻⁻⁴ से 8 इंटू 10⁻⁸ के आसपास ले जाएं तो ये जो दूरी है ना टकराने वाली, एक बार चलेगा, जानते हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? अंदाजा लगाओगे क्या आप? अंदाजा लगाओ जरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर हम रूम के अंदर का प्रेशर 8 इंटू 10⁻, चलो एक टाइपिकल वैल्यू दे रहे हैं, 8 इंटू 10⁻⁻10, बताओ कितना कितना दूरी चलेगा? 8 इंटू 10⁻⁻10 ये रूम के अंदर का आपका प्रेशर है, कितना दूरी चलेगा बताओ टकराने के पहले? मीन फ्री पाथ कितना होगा? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो बेटा, टाइम ओवर हो चुका है, हमको लग रहा है 2 घंटे के ऊपर जाने वाला है। जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। कम ऑन बेटा एवरीवन, टेल मी बेटा, टेल मी एवरीवन एवरीवन, बताओ भाई। अब कुछ बताओ, नैनोमीटर, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में कितना होगा? एक अंदाजा बता दो, अंदाजा। थोड़ा आगे पीछे चलेगा कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। बताओ, आप बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। सभी लोग बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी से बताया करो, जब पूछते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने मत लगा करो, ऐसा करोगे तो रात भर जगना पड़ेगा। बिकॉज जो भी चीज़ें हैं आपकी शेड्यूल्ड हैं बहुत अच्छे तरीके से, और स्टार्ट होना और एंड होना लगभग लगभग फिक्स होता है, क्योंकि इतनी बार पढ़ा लिए कि हमको पता रहता है कि कौन सी चीज़ कब शुरू होकर कब खत्म होने वाली है।
7 mm। तो बेटा आपको जान के खुशी होगी कि ये तकरीबन आपका 1000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर भी हो सकता है। 10,000 किलोमीटर चलेगा तब जाके टकराएगा। मतलब यही कह रहे हो कि सर जी जब ऐसा कुछ पूछते हैं तो सीधे 600 गुना है, सीधे 600 गुना पे चले जाते हैं, या तो सीधे 1000 किलोमीटर पे चले जाते हैं। अजीब ही है यार, जो सर पूछते हैं उसका जवाब ऐसे ज्यादा ही देना पड़ेगा लग रहा है। और पिछला वाला भी कुछ था, क्या था, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो चलो एक आपको टाइपिकल ग्राफ डेटा दिखाते हैं जो हमने कलेक्ट किया है प्यारे बच्चों के लिए अपने। ये यहाँ देखो बेटा, मीन फ्री पाथ फॉर एयर एट डिफरेंट प्रेशर्स एंड रूम टेम्परेचर। अगर एम्बियंट प्रेशर होगा, अगर एम्बियंट प्रेशर होगा, ये नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। तो नोट्स में बाद में भी लिख के समय को लॉस मत करना। तो अगर 760 mHg पर हो तो 68 नैनोमीटर। लो वैक्यूम, मीडियम वैक्यूम, हाई वैक्यूम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम, एक्सट्रीमली हाई वैक्यूम। वैक्यूम इतने भागों में 5 क्लासेस होती हैं जनरली वैक्यूम की, ठीक है। लो वैक्यूम आती है कैटेगरी 220 mHg से यहाँ तक, ये एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्म में लिखा है। 0.1 से 100 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 0.1 से 100 mm, अगर ये 8 इंटू 10⁻1 से 82 10⁻4 तक जाए। 10 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर तक ये मीन फ्री पाथ हो जाता है, अगर 8 इंटू 10⁻4 से 8 इंटू 10⁻8 जाए। ये 1 से लेकर के भाई साहब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 मतलब कितना है देखो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 लाख हो गया भाई। 1 से 1 लाख किलोमीटर, और 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है अगर इससे भी कम है। मतलब इतने कम पार्टिकल आपने रूम में कर दिए ना कि अब वो पार्टिकल इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तभी जाके दूसरे से टकराएगा, ठीक है। बोलो बेटा सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर अबाउट मीन फ्री पाथ? एक बार सभी लोग फटाफट सीसी लिख दो, कमेंट सेक्शन में सीसी लिख दो बेटा, उसके बाद फटाक से गुड नाइट मार दें हम। बोलो सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? मजा आया कि नहीं ये बोलो? आज के लेक्चर में एंजॉय किया, कुछ सीखा आपने? मजा आया सभी को? एंजॉय किया सभी ने? पता नहीं चला 2 घंटा खत्म हो गया? क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो चलो बेटा आज हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। और जाने के पहले बेटा एक बार हम आपको बता दें कि बेटा आप अपने फ्रेंड्स को भी, चूंकि अभी अभी ये सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी अभी लेक्चर लग रहे हैं, एंजॉय, क्या बात है, क्या बात है बेटा। तो आप अगर एंजॉय कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी फटाफट ज्वाइन करा दो अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और जो भी ये लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड होगा, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर अपलोड कर देते हैं आपको जानने के लिए कि चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। यूट्यूब पे भी जो मेरा बच्चा सुन रहा है बेटा, फटाफट उसको आ जाइएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये 14,000 रुपये का जो बेस्ट आपका आइकॉनिक प्लस है, प्राइम प्लस आइकॉनिक में डिफरेंस होता है कि इसमें प्योर न्यूमेरिकल बैच आपको मिल जाता है आइकॉनिक प्लस में, और 1-to-1 गाइडेंस मिलता है आइकॉनिक प्लस में। और इतनी सारी सुविधाएं के बाद अभी हमने डिफरेंस केवल 1,000 का रखा है, जल्दी ही ये डिफरेंस आपका 8,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट भी आपको 3 इजी इंस्टॉलमेंट में करना है। जो रिवॉल्यूशन ऑफर है इसका लाभ उठाएं बेटा, और 49,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दे के अपनी फी को कंप्लीट कर लें। 1 साल पूरी पढ़ाई होगी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसके अंदर मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी एसेस मिलेगा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होगा। और जो बच्चा अभी सेकेंड ईयर वगैरह में होगा उसके लिए 2 ईयर का ऑफर भी निकल गया है, केवल 22,500 में आइकॉनिक प्लस का 2,000 का 2 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपके बार पीएसयूज के कोर्स भी हमने अब इंक्लूड कर दिए हैं आपको। वो सब भी जो फुल सब्सक्रिप्शन लेगा उसको हम फ्री देंगे, अभी जो लेगा इस पीरियड में। कुछ दिन बाद लेगा तो फिर मत करना सर जी को फ्री मिल गया हमको नहीं मिला, ठीक है। तो जिस समय सब्सक्रिप्शन लेते हो उस समय के ऑफर के अकॉर्डिंग। तो फटाफट बेटा हम चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर देना, ओके बेटा। हाँ शिवांशु, हम लेक्चर के पीडीएफ भी ओपन कर देते हैं। और ये बात बिल्कुल मत भूलना, क्या आई मस्ट डू माई रिविजन डेली, 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 आई मस्ट डू माई रिविजन डेली। अगर आप रोज रिविजन करोगे बेटा तो डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम रैंक, आप अपनी ड्रीम AIR गेट में पाओगे और अपनी ड्रीम जॉब भी पाओगे, ठीक है। सो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि सब चीज़ हम पढ़ा दें उसके बाद आप रिवीजन ना करो तो दिमाग तो बड़ा बदमाश होता है, भूल जाता है आपको, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना। सो वेरी हैप्पी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर। हमें भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ समय गुजार के। वापस से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ब्यूटीफुल कंटेंट के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, वंस अगेन ऑल द बेस्ट बेटा। Okay beta, now I'm going to end today's lecture. We will meet again in next lecture, lecture number 3. You are all welcome beta, you are all welcome. Sameer welcome beta. चलो बेटा लेक्चर एंड कर रहे हैं।